एवरीवन, वेलकम बैक टू अवर चैनल फोस्टर अकेडमी एंड आई होप यू आर वेल एंड हेल्दी। दिस इज श्वेता पांचाल। स्वागत है आपका आज की क्लास में, संभव बैच में। और सिविक्स की क्लास नंबर 5 है ये, पॉलिटिकल पार्टीज। काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट क्लास है ये, क्योंकि इलेक्शंस आने को है वैसे भी, तो पॉलिटिकल पार्टीज के बारे में आपको कुछ इन्फॉर्मेशन होनी भी चाहिए। इस पर्सपेक्टिव से भी इंपॉर्टेंट हो जाता है टॉपिक। तो DSSP सोशल साइंस 2024 की क्लासेस आप यहाँ से ले सकते हैं। साथ ही में टेलीग्राम ज्वाइन कर सकते हैं और डिस्क्रिप्शन बॉक्स है उसमें आप प्लेलिस्ट जितने भी हैं उनको आप जाकर चेक कर सकते हैं। तो पॉलिटिकल पार्टीज इंट्रोडक्शन हम देखते हैं। पॉलिटिकल पार्टीज, इसका आप सभी को पता है, इसका मतलब होता है राजनीतिक दल। प्रीवियस चैप्टर्स जो हैं वो आपको काफी ज्यादा एक अंडरस्टैंडिंग डेवलप हुई होगी चीजों को लेकर कि पॉलिटिक्स जो है उसमें क्या क्या चीजें हैं। जैसे कि हमने लोकतंत्र के बारे में बात करी, इसके अलावा हमने बात की संघवाद क्या है, जो गवर्नमेंट है वो कैसे काम करती है, उसका क्या स्ट्रक्चर होता है, किस तरीके से पावर का डिस्ट्रीब्यूशन होता है। साथ ही में ये भी समझने की हमने कोशिश की कि कौन सी वो चीजें होती हैं जो लोकतंत्र को प्रभावित करती हैं उसकी नीतियां कानून बनाने में। जैसे कि हमने प्रेशर ग्रुप्स के बारे में भी पढ़ा था, ठीक है, प्रेशर ग्रुप्स के बारे में पढ़ा था। इसके अलावा जो मूवमेंट्स होते हैं, आंदोलन होते हैं, किस तरीके से एक डेमोक्रेटिक कंट्री को प्रभावित करती हैं, सब चीजें ये भी हमने देखा। तो काफी चीजें हम समझ चुके हैं। अब ये सब चीजें किसके आसपास घूम रही है? पॉलिटिकल पार्टीज के। तो कोई भी लोकतांत्रिक कंट्री हो उसमें पॉलिटिकल पार्टी का होना एक बहुत ही कह सकते हैं इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है, क्योंकि कहीं ना कहीं ये लोगों की जो थिंकिंग होती है, जो इच्छा होती है, उसको फॉलो करता है ना। ये भी आपको पता है कि पॉलिटिकल पार्टीज की अपनी खुद की एक आइडियोलॉजी होती है, अपने खुद के सिद्धांत होते हैं, और इनका मेन पर्पस ये रहता है कि देश में सभी लोगों की जो जरूरतें हैं उसके हिसाब से कानून बनाए जाए। एक तरीके से रिप्रेजेंट करता है लोगों को। किसी भी पॉलिटिकल पार्टी का जो व्यू है, उसको चीजों को देखने की जो कह सकते हैं कि पॉइंट ऑफ व्यू है, वो सब चीजें। तो पॉलिटिकल पार्टीज देखेंगे कौन सी होती है। साथ ही में इलेक्शन कमीशन इससे जुड़ा हुआ है कहीं ना कहीं, क्योंकि उसी के अंडर में रह के सारी चीजें होती है, इलेक्शंस होता है। तो वो सारी चीजें हम इस टॉपिक के अंदर अच्छे से डिस्कस करेंगे। इसके अलावा पार्टीज जो है आपको पता है कि वो क्या काम करते हैं, क्या प्रकृति होती है, आइडियोलॉजी उनकी क्या है। इसके अलावा राष्ट्रीय दल कौन से होते हैं, क्षेत्रीय दल कौन से होते हैं, इलेक्शन कमीशन क्या होता है, वो सब हम इसके अंदर डिस्कस करेंगे विद न्यू डेटा। तो चलिए स्टार्ट कर लेते हैं अपनी क्लास। अपने देश के राजनीतिक दलों के बारे में अगर आपसे पूछा जाए, कोई भी इंसान आपसे पॉलिटिकल पार्टीज के बारे में पूछेगा, तो आप क्या बताएंगे? आप उस पॉलिटिकल पार्टी के बारे में आपको ज्यादा पता हो या नहीं पता हो, लेकिन जो आपके मतलब की चीज अगर उस पॉलिटिकल पार्टी में है तो आप बिल्कुल बता देंगे। जैसे कि आप बोलेंगे कि इस पॉलिटिकल कि ये जो पर्टिकुलर पार्टी है इसने शिक्षा के क्षेत्र में बहुत काम किया है, ठीक है, और कुछ नहीं पता उनको ये नहीं पता कि कॉन्स्टिट्यूशन क्या है, क्या चीजें हैं, क्या नहीं है, लेकिन उनको ये जरूर पता होगा। इसलिए आप कह सकते हैं कि जो लोग वोट देने जाते हैं तो उसमें कई बार पार्टी को देखा जाता है, कई बार उस पार्टी में कौन लीडर है वो देखा जाता है, ठीक है। तो बहुत सारी चीजें होती हैं। तो अब एक तरीके से कह सकते हैं कि ज्यादा क्लोज है लोगों की पॉलिटिकल पार्टीज, और बहुत सारे लोग इसको अपना मेंबर, लोग ये भी बोलते हैं कि हम तो उस पर्टिकुलर पार्टी के मेंबर हैं, और फिर अपनी धाक जमाने के लिए लोगों में बोला जाता है कि मैं तो उस पर्टिकुलर पॉलिटिकल पार्टी से बिलोंग करता हूँ। जैसे कि प्रेशर ग्रुप्स की अगर बात करें, वैसे इन दोनों में काफी डिफरेंस है। अगर आपको पता हो तो प्रेशर ग्रुप्स के बारे में और पॉलिटिकल पार्टी के बारे में हमने पहले भी डिस्कस किया है। एक बार फिर से देख लेते हैं एक बार। पॉलिटिकल ग्रुप जो होते हैं, यानी जो हित समूह होते हैं, उनका काम मेन इलेक्शंस लड़ना नहीं होता है, सत्ता में आना नहीं होता है। अगर हम पॉलिटिकल पार्टीज के काम की बात करें तो उनका मेन पर्पस ही क्या होता है? इलेक्शंस लड़ना और उसके बाद फिर अपनी सत्ता हासिल करना, ठीक है। क्योंकि एक डेमोक्रेटिक कंट्री है, इलेक्शंस होंगे, कोई पॉलिटिकल पार्टी आएगी, उसके अंडर में रहकर ही देश फिर सारे अपनी जो भी एक्टिविटीज है, जो भी प्लानिंग है, जो भी चीजें हैं, वो सब करेगा उसी हिसाब से। तो पॉलिटिकल पार्टी एक देश के लिए काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। आपने खुद भी देखा होगा कि जितनी अच्छी पॉलिटिकल पार्टी होगी, जो रूल कर रही है, उतना ही देश में बेरोजगारी की समस्या कम होगी, शिक्षा ज्यादा होगी, हेल्थ फैसिलिटी ज्यादा होगी। मतलब कि बेसिक जो चीजें हैं उस पर जो पार्टी ज्यादा ध्यान देगी, समझो वो उस देश का उद्धार कर लेगी। नहीं तो कुछ नहीं हो सकता देश का, है ना। आप सभी को इस बारे में तो ज्यादा कुछ बताने की जरूरत नहीं। वैसे भी आप में से बहुत सारे पॉलिटिकल साइंस के स्टूडेंट्स होंगे जिन्होंने मास्टर्स कर रखा हो, तो काफी आप इसके बारे में पढ़ भी चुके होंगे। तो चलिए बात कर लेते हैं, हमें दलों की जरूरत क्यों है और लोकतंत्र के लिए कितने दलों का होना बेहतर है। इन सभी क्वेश्चंस के आंसर हम ढूंढने के इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं, उनको हम अच्छे से समझने की कोशिश करेंगे। राजनीतिक दलों की जरूरत क्यों है आखिर हमें? तो यहाँ पर स्टार्ट करते हैं हम पहले तंत्र से, जो कि हमारा राजतंत्र। आपको प्रीवियस वीडियो में मैंने गणतंत्र और डेमोक्रेसी के बारे में बताया था, लोकतंत्र में क्या फर्क होता है।
आज हम बात करेंगे राजतंत्र की। तो राजतंत्र का मतलब होता है जहां पे राजा का रूल चलता है या फिर किंग का या क्वीन रूल जो चलता है, यानी वहां पर जो सत्ता है वो राजा के हाथ में है प्रॉपर तरीके से, चाहे वो नियम कानून बनाने की हो, लागू करने की हो, किसको कौन सी पोस्ट पर रखना है, किसको हटाना है, कब क्या करना है, दंड नीति क्या होगी, ये सब राजतंत्र में मेनली राजा के थ्रू डिसाइड होता है। राजा ही अपॉइंट करता है अपने आसपास के जो भी कोई अधिकारी होते हैं उनको राजा ही अपॉइंट करता है, और यहाँ तक कि सलाह लेने के लिए उनका भी एक अपना ही ग्रुप होता है। तो ये चीज आपको ध्यान रखनी है। लेकिन जब हम बात करते हैं शिफ्ट करने की राजतंत्र से लोकतंत्र में, तो यहाँ पर क्योंकि पूरा का पूरा जो सिस्टम है वो लोगों के लिए ही है, तो उस सिस्टम को काम होगा किसके लिए? लोगों के लिए। काम करेगा कौन? लोगों का ही एक ग्रुप, है ना। तो ये सारी जो चीजें हैं ये लोगों के आसपास घूमती हैं, आम लोगों के बीच में घूमती हैं। तो इसलिए जो पॉलिटिकल पार्टी होगी उसकी जरूरत हमें इसलिए है ताकि वो हमारी जो इच्छा है, हमारे जो देश से रिलेटेड कानून बनाने की बात है, जो भी चीजें हैं, उन सभी नीतियों को एक बढ़िया तरीके से वो लागू करे ताकि हम लोग शांति से और संतुष्टि से रह सकें इस कंट्री में, है ना। एक कंट्री में रहने वाले व्यक्ति को क्या कहा जाता है? उस कंट्री का सिटीजन, यानी कि उस कंट्री का नागरिक, है ना। जो उस नागरिक होने के नाते एक व्यक्ति को बहुत सारे अधिकार भी मिलते हैं, है ना। नागरिक होने के नाते उस व्यक्ति को बहुत सारे अधिकार मिलते हैं। पहले तो इंसान है, फिर नागरिक है। और क्योंकि नागरिक मैंने वर्ड क्यों यूज करा है, क्योंकि कुछ एक रूल्स पॉलिसीज, कुछ जो चीजें होती है ना, कानून, वो नागरिक को फॉलो करने होते हैं। जैसे कि हम भारत के नागरिक हैं, हम भारतीय हैं, तो हम भारत के अंडर आने वाले जितने भी रूल्स हैं सबको फॉलो करेंगे। अगर हम अमेरिका चले जाएंगे तो वहां पर वहां का जो सिटीजनशिप है वो हमारी नहीं है। वहां पर हम एक सिर्फ ये कहने लगा है कि राजनीतिक दल ने ये नहीं करा, राजनीतिक दल ने वो नहीं करा, ठीक है। लेकिन नागरिक को ये सोचना चाहिए कि उसको इतनी मुश्किल से ये थक हार के, रो पीट के, लड़ झगड़ के इतने सारे राइट मिले हैं, इन राइट्स का एक्चुअली में यूज कहाँ करना है, कैसे करना है, प्लीज करो। 26 ऑफ जनवरी आ चुकी है, लेकिन बहुत सारे लोगों को अब तक यही नहीं पता है कि कॉन्स्टिट्यूशन क्या होता है, हम नागरिक हैं भी या नहीं, कुछ भी नहीं पता है, बस पता नहीं कहाँ ही चले जा रहे हैं। तो नागरिक होने के नाते लोकतंत्र तभी काम करेगा जब नागरिक ढंग के होंगे, सिंपल सी बात है। पॉलिटिकल पार्टी कैसी है ये तो बाद की बात है, पहले नागरिक कैसा है। मेरे हिसाब से लगता है कि नागरिक मैटर करता है कि वो कैसा है। अगर वो अवेयर ही नहीं है चीजों से तो राजनीतिक दल तो बेवकूफ ही बनाएगा और वो बन जाएगा। तो अवेयरनेस लोगों को ही फैलानी पड़ेगी। तो लोग आमतौर पर जब दलों की बात करते हैं तो उनकी खराब राय ही होती है उनको लेकर, और हमेशा ये कहते हैं कि लोकतांत्रिक व्यवस्था जो है वो राजनीतिक जीवन की हर बुराई के लिए उसी को ही वो जिम्मेदार ठहरा देते हैं कि इस पर्टिकुलर दल ने जो है ये पॉलिसी नहीं बनाई, अगर ये बनाई होती तो फिर आज ये चीज होती। अब समझो, तुम्हारा जो आंदोलन करने का राइट है वो क्या तुम्हें वैसे मिला हुआ है? अगर तुम्हें चीजें समझ में नहीं आ रही तो आंदोलन करो। अगर सरकार की बातों पे तुम्हारा भरोसा नहीं है तो उसको प्रोटेस्ट करो, लेकिन अगर तुम इस चीज को एक्सेप्ट करते हो तो उसकी बुराई मत करो। सिंपल सी बात है। जितना टाइम तुम बुराई में लगाओगे उतना टाइम अपने आप को आगे बढ़ाने में लगा लोगे। यहाँ मैंने स्वार्थी वर्ड क्यों यूज किया है, क्योंकि आज के टाइम में जो ये नागरिक है हमारे देश के, मुझे पीपल वर्ड तो यूज नहीं करना चाहिए, क्योंकि देश आगे तब बढ़ेगा जब खुद को नागरिक समझोगे उस देश का, है ना। क्योंकि बुराई करना तो भारत ऐसा है वैसा है आसान है, लेकिन कंपैरिजन जब तुम दूसरी कंट्री से करते हो तो वहां के नागरिकों को देखो कि वो वोट देने के टाइम पे क्या चीजों को प्रायोरिटी देते हैं, है ना। तो नागरिक होने के नाते आपको ये समझना बहुत ज्यादा जरूरी होता है। दूसरे दलों को खराब बताने से कुछ नहीं होगा। ये देखो जो पॉलिसीज हैं उनको तुम कैसे उसके ऊपर अपना रिएक्शन दे रहे हो। राजनीतिक दल क्या है और ये क्या करते हैं, इनकी जरूरत पर चर्चा इसके बाद होगी, ठीक है। तो राजनीतिक दल तो है ही है, इनका तो काम होता ही है सत्ता में आना और हमारे लिए काम करना, लेकिन सत्ता में किसको लाना है किसको नहीं लाना है ये एक नागरिक ही डिसाइड करता है। तो वेल एजुकेटेड होना चाहिए नागरिक, ये जरूरी नहीं है, वेल अवेयर होना चाहिए ये जरूरी है। और अवेयरनेस कहाँ से आएगी? जब आप डाइवर्सिटी देखोगे। अगर आप एक ही ग्रुप की सोच को फॉलो करते रहोगे तो डाइवर्सिटी नहीं नजर आएगी आपको। जब आप घर से बाहर निकलोगे, लोगों से बात करोगे, अलग अलग वर्गों में जाओगे, अलग अलग सिचुएशंस को देखोगे, तब जाकर आपको प्रॉपर रिव्यू मिलेगा किसी चीज का। तो राजनीतिक दल का अर्थ क्या है? राजनीतिक दल जो है वो लोगों के एक ऐसे संगठित समूह के रूप में उसको समझा जा सकता है जो कि चुनाव लड़ने और सरकार में राजनीतिक सत्ता हासिल करने के उद्देश्य से काम करता है। आगे बात समझ में बहुत ही सिंपल सी है। बहुत सारे पॉलिटिकल पार्टीज हैं जो कि स्टार्टिंग से हमारी, अगर पार्टीज की बात करें तो ये टाइम हमारा शुरू हुआ था कांग्रेस के साथ,
ठीक है, जब देश आजाद नहीं था, इस पर अंग्रेजों का पूरा अधिकार था। उस वक्त 1857 की क्रांति हुई थी। इससे पहले भी क्रांतियां हुई थी, छोटी छोटी क्रांति चली, 1857 की क्रांति आई। इसके बाद फिर पॉलिटिकल ग्रुप बना एक, ठीक है, तो उस ग्रुप का नाम था कांग्रेस। कांग्रेस की नीतियों में स्टार्टिंग में सब चीजें नहीं थी जो शामिल हुई है बाद में, यानी उनको स्वतंत्रता हासिल करना इनका जो उद्देश्य था कभी भी नहीं था। लेकिन जब धीरे धीरे जरूरत महसूस होने लगी, उनको लगा कि नहीं, ये चीज सही नहीं हो रही है, तो इन्होंने फिर फ्रीडम फाइटर बनने की ये बात पर आए थे। तो विद्रोह हुआ, उसके बाद कांग्रेस पहली पार्टी बनकर आई जिसने की ये जिम्मेदारी ली कि हम एकजुट होकर, तो यहाँ पर संगठित जो वर्ड आप ऐसे समझेंगे, बहुत सारे अलग अलग विचारधारा के लोग एक जगह पर इकट्ठे हुए और इन्होंने एक ग्रुप बनाया, और इस ग्रुप को बाद में आगे चलकर क्या कहा गया, पॉलिटिकल पार्टी का नाम दे दिया गया। क्योंकि पॉलिटिकल पार्टी सत्ता हासिल करने के लिए होती है, और इनको भी क्या चाहिए थी, फिर सत्ता हासिल करनी थी बाद में, यानी अंग्रेजों को हटाना था और अपनी सत्ता को वहां पर लाना था, ताकि किसके लिए काम किया जा सके, देश के लिए। इसके बाद इस पॉलिटिकल पार्टी के बाद धीरे धीरे अलग अलग विचारधारा के लोग, है ना, एक जैसे, आपको ये बात ध्यान रखनी है कि इनकी जो विचारधारा होती है वो एक ग्रुप की एक जैसी होती है ना। इसलिए कांग्रेस की विचारधारा के जो लोग एक पर्टिकुलर विचारधारा मैच करते थे वो इस ग्रुप में आ गए। इसके अलावा देश में और भी पॉलिटिकल पार्टीज आई धीरे धीरे, जिनकी विचारधारा इस पॉलिटिकल पार्टी से कुछ अलग थी, ठीक है, उसके बारे में भी हम बाद में बात करेंगे। तो वे लोगों का समर्थन पाकर चुनाव जीतने के बाद, थोड़ी सी मैं इमोशनल हो जाती हूँ जब इस तरीके के टॉपिक्स पढ़ाती हूँ, क्योंकि जब अपनी सोसाइटी में देखते हो ना आपके देश में हो क्या रहा है, तो ऐसा लगता है कि सच में लोग इतने पढ़ने लिखने के बावजूद भी सिचुएशन को देखते नहीं है और पता नहीं कहाँ ही चले जा रहे हैं अपना दिमाग लगाए बिना ही। ऐसा लग रहा है उनका दिमाग खत्म ही हो चुका है और पता ही नहीं कहाँ पर कोई किसी इंसान ने कुछ कह दिया तो उसको सही मान लेते हैं। आप रिसर्च वर्क करो ना, क्या करोगे फिर इस पढ़ाई का, अगर आप ऐसे ही कह सकते हैं कि गुमराह हो जाओगे। तो चाहे कोई भी पॉलिटिकल पार्टी हो या कोई भी ग्रुप हो, उसको सही समझने से पहले या फिर उसको गलत समझने से पहले उसके ऊपर उसकी हिस्ट्री और उसका प्रेजेंट भी देखो। फ्यूचर में वो क्या करेगा वो तो ठीक है, लेकिन प्रेजेंट में क्या हो रहा है तुम्हारे साथ ये तो देखो। सबसे पहले हमारे कह सकते हैं कि हमारा किसी भी व्यक्ति का जो एक देश में रह रहा है, सब तो पैसे वाले लोग है नहीं यहाँ पर, तो सबकी बेसिक चीज क्या है, सबको एक ही चीज चाहिए होती है कि उनकी सबसे पहले तो सुरक्षा चाहिए होती है, शिक्षा तो बाद में आती है। सबसे पहले तो क्या हम अपने देश में सुरक्षित हैं, उसके बाद आता है क्या आपके देश में शिक्षा का अच्छा इंतजाम है, क्या हेल्थ फैसिलिटी जो है वो बिल्कुल सही चल रही है आपके स्टेट में, क्या आपके जो बच्चे हैं उनको सही एम्प्लॉयमेंट की दिशा में वो जा रहे हैं, क्या वो बेरोजगारी का सामना कर रहे हैं या फिर रोजगार उनके पास है। ये सब चीजें आपको देखनी चाहिए किसी भी पॉलिटिकल पार्टी को वोट करने से पहले, क्योंकि इसके अलावा और कोई चीज आपके काम आने वाली है नहीं। कोई आपसे आपके घर पे आके नहीं पूछेगा कि आपने आज खाना खाया या फिर नहीं खाया है। तो वे लोगों का समर्थन पाकर चुनाव जीतने के बाद नीतियों को लागू करने का क्या करते हैं, काम करते हैं। राजनीतिक दल के 3 प्रमुख हिस्से हैं, पहला है नेता, दूसरा है सक्रिय सदस्य और तीसरा है अनुयायी या समर्थक। ठीक है, तो यहाँ पर आपको एक चीज समझ में आई कि पॉलिटिकल पार्टी क्या करती है, सत्ता हासिल करती है ताकि वो रूल करने के बाद अपने देश के नागरिकों का भला कर सके। ठीक है, अपने देश के नागरिकों का भला कर सके। तो राजनीतिक दल के यहाँ पर हम 3 हिस्से देखते हैं, पहला नेता, सक्रिय सदस्य और फिर अनुयायी या फिर समर्थक। पहले हम इसके बारे में बात करते हैं नेता। नेता का मतलब यहाँ पे क्या बताया गया कि जो लीडर है वो कैसा है। किसी भी पॉलिटिकल ग्रुप जो होता है उसका लीडर को सबसे पहले देखा जाता है कि लीडर जो है क्या वो ठीक से काम करने में सक्षम है भी या नहीं, उसकी जो पॉलिसी बनाने का जो तरीका है या फिर लीडरशिप क्वालिटी जो है उसमें वो कैसी है। दूसरा है सक्रिय सदस्य, यानी कि एक्टिव पार्टिसिपेशन मेंबर्स का, यानी उसके अंदर कितने एक्टिव मेंबर्स हैं। अगर मेंबर ज्यादा होंगे किसी पॉलिटिकल पार्टी में तो समझिए वो पार्टी ज्यादा बड़ी पार्टी है। अनुयायी या समर्थक, इसको हम कह सकते हैं सपोर्टर। किसी भी पार्टी के बहुत सारे सपोर्टर्स हो सकते हैं और उसको उनकी विचारधारा को मानने वाले, फॉलो करने वाले अनुयायी हो सकते हैं, फिर फॉलोवर्स हो सकते हैं। तो राजनीतिक दल के 3 प्रमुख हिस्से होते हैं, नेता, उसके सक्रिय सदस्य और समर्थक। इन तीनों में फर्क है। ये मेंबर है उसके, यानी ज्वाइन कर चुके हैं पार्टी को, उसके सदस्य हैं, मेंबर हैं, और ये है जो उस पार्टी का समर्थन करते हैं। ठीक है, यानी उसकी विचारधारा को फॉलो करते हैं। यहाँ पर नेक्स्ट है राजनीतिक दलों के विचारधारात्मक वर्गीकरण का आधार।
सबसे पहले आपने ये वर्ड बहुत सुना होगा, दक्षिणपंथी राजनीतिक दल ये वाले हैं, वामपंथी राजनीतिक दल ये वाले हैं, और केंद्रीय पंथी राजनीतिक दल ये वाले हैं। ठीक है, तो यहाँ पर मैं सबसे पहले बात करूं दक्षिणपंथी दल, जो मुख्यतः होते हैं नव उदारवादी आर्थिक नीतियों के समर्थक होते हैं, जो बाजार को राज्य के नियंत्रण से मुक्त रखने की कोशिश करते हैं। उसकी बात करते हैं, निजीकरण के हिमायती बनते हैं, यानी ये निजीकरण प्राइवेटाइजेशन के पूरी तरीके से सपोर्टर्स होते हैं, लेकिन सामाजिक मुद्दों व धर्म के अनुदारवादी रवैये के लिए अनुदारवादी रवैया अपनाते हैं और सामाजिक व्यवस्था को बनाए रखना चाहते हैं। संस्कृति अगर कल्चर की बात करें, इसके नाम पर राष्ट्रवाद को आगे बढ़ाते हैं। ऐसे दलों का सामाजिक आधार मुख्यतः क्या होता है, उच्च व मध्यम वर्ग का एक बड़ा हिस्सा, यानी इस तरीके के दलों की आइडियोलॉजी जो है वो प्रभावित होती है एक ऐसे वर्ग से जो उच्च या फिर मध्यम वर्ग से आते हैं, यानी व्यापारी वर्ग या फिर कह सकते हैं उच्च वर्ग, जिनके पास काफी पैसा है पहले से ही। ठीक है, तो दक्षिणपंथी राजनीतिक दल के बारे में ये बता दिया मैंने आपको। अब देखते हैं वामपंथी राजनीतिक दल, यानी वामपंथी जो पॉलिटिकल पार्टीज है वो किस विचारधारा को फॉलो करती है। तो वामपंथी दल जो होते हैं प्रगतिशील समाजवाद पर बल देते हैं और गरीबों, मजदूरों, कृषकों, आम जनता के हितैषी तथा निजीकरण और बड़े उद्योगपतियों के पूरी तरीके से क्या होता है, विरोधी भी होते हैं। नव उदारवादी नीतियों के घोर विरोधी होते हैं। वे सामाजिक सुधार तथा आर्थिक लोकतंत्र के प्रति अपनी कड़ी प्रतिबद्धता रखते हैं। ऐसे राजनीतिक दल चाहते हैं कि बाजार का जो संचालन है वो राज्य स्वयं करे, क्योंकि बाजार कमजोर को बहिष्कृत कर देता है, यानी कंपटीशन से बाहर कर देता है, जिसके पास क्या होती है, पावर कम रह जाती है और यहाँ पर पूंजीपतियों का वर्चस्व ही रह जाता है। इनका कहने का मतलब ये है, जिसे राज्य द्वारा विशेष व्यवहार से ही मुख्य धारा में शामिल किया जा सकता है। कुछ ऐसे है कि एक मार्केट में सभी आए हैं, लेकिन कुछ जो है वो कमजोर पड़ गए हैं, तो उन कमजोर को थोड़ा सहारा लगाकर आगे बढ़ाने का काम करने की यहाँ पर बात की जा रही है। अतः सकारात्मक समतावाद यानी जहाँ पे इक्वालिटी की बात होती है, तो सकारात्मक समतावाद में वामपंथ विश्वास रखता है और इन दलों का सामाजिक आधार व समर्थन गरीब व वंचित वर्ग सामान्यतः करते हैं। नेक्स्ट हम देखते हैं केंद्रीय पंथी राजनीतिक दल। ये इनके बीच की विचारधारा में होता है और इस प्रकार के जो राजनीतिक दल होते हैं ये ना तो किसी एक विचारधारा को मानते हैं, ठीक है, यानी ये अपने आप को ना तो दक्षिणपंथी कहते हैं ना अपने आप को वामपंथी कहते हैं। ये इन दोनों के बीच का मामला अपनाते हैं, यानी कि पूरी तरीके से निजीकरण के विरोधी भी नहीं है, पूरी तरीके से निजीकरण के हिमायती भी नहीं है। ठीक है, तो इनकी जो फिलॉसफी होती है वो केंद्रीय पंथी राजनीतिक दल है, यानी बीच का रास्ता अपनाते हैं, है ना। चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट यहाँ पर हम बात करेंगे राजनीतिक दलों के क्या कार्य होते हैं। तो पहली बात तो बहुत सिंपल सी बता दी गई है आपको कि दल जो होते हैं वो क्या करते हैं, चुनाव लड़ते हैं। ठीक है, यहाँ पर एक चीज मुझे याद आ रही है सिद्धांत से रिलेटेड, राजनीतिक दल से रिलेटेड सिद्धांत में एक सिद्धांत है आपका मार्क्सवादी सिद्धांत। अगर आपसे पूछ लिया जाए तो आप बताएंगे मार्क्सवादी सिद्धांत। इसमें कुछ एक बात कही है इन्होंने कहा है कि दल जो है वो क्या करते हैं, किसी वर्ग संघर्ष का प्रतिनिधित्व करता है, या फिर इन्होंने ये कहा है कि जो दल है ये साम्यवाद को लाने का काम करेगा, साम्यवाद को लाने का काम करेगा। ठीक है, इसमें लेनिन की भी विचारधारा है। लेनिन ने सर्वहारा वर्ग के बारे में बात की है। ठीक है, लेनिन ने क्या बोला है कि सर्वहारा जो वर्ग है उसके बारे में इन्होंने बोला है कि उसकी जो चेतना मिलेगी वो बाहर से ही मिलेगी, और बाहर से किससे, उस दल से मिलेगी जिस दल का को इन्होंने क्या बताया है, साम्यवादी दल। यानी बेसिकली इन्होंने बोला है जो दल है वो एक दिन मार्क्सवादी जो विचारधारा है, साम्यवाद जो है उसको लाने का एक भरपूर तरीके से काम करेगा। तो ये थी मार्क्सवादी विचारधारा। दूसरी बात है, और इन्होंने बेसिकली यही बोला था कि जो दल आएंगे वो ऐसे आएंगे जो कि सबका भला करेंगे और जो कमजोर लोग हैं उनको पूरा न्याय मिलेगा, उससे उनको पूरा जो वर्ग संघर्ष की बात मेनली मार्क्सवादी करते हैं कि वर्ग संघर्ष होगा और जो एक वर्ग है कमजोर वर्ग या कह सकते हैं जो मजदूर वर्ग है वो एक दिन पूरी सत्ता हथिया लेगा। तो इस तरीके से उन्होंने साम्यवाद की बात की है, गरीबों के बेसिकली इन्होंने गरीबों की बात करी है। दूसरी बात हम यहाँ पर करते हैं, एक और विचारधारा है, ये है आपका रॉबर्ट मिशेल्स। ये जर्मनी से बिलोंग करते हैं ये फिलोसफर, और इनका जो मेन बात थी, इन्होंने अल्पतंत्र की बात करी थी। तो अगर अल्पतंत्र की बात आ जाए तो ये रॉबर्ट मिशेल्स का सिद्धांत है दल को लेकर, और इन्होंने अल्पतंत्र का लोह का नियम की बात की है।
ठीक है, ये आपको ज्यादा इजी तरीके से समझ में आएगा। अल्पतंत्र का लोह नियम का सिद्धांत कह सकते हैं इसको। इसमें इन्होंने ये बोला था कि कोई भी पॉलिटिकल पार्टी हो, कोई भी दल हो, उसमें एक ही चीज काम करती है, वो है अल्पतंत्र। यानी किसी भी दल, चाहे वो कोई भी विचारधारा फॉलो करता हो, चाहे वो लोकतंत्र हो, चाहे वो कोई भी हो, वहां पर सिर्फ कुछ ही लोग होते हैं जिनके हाथों में सारी की सारी पावर होती है। सारे डिसीजन मेकिंग जो है वही लोग करते हैं, सब चीजें उन्हीं के हाथ में रहती है। ट्रांसपेरेंसी जो होती है वो काफी कम होती है। और जो सामान्य सदस्य होते हैं या सामान्य जो लोग होते हैं, नेता होते हैं, उनको इतना ज्यादा कह सकते हैं कि प्रोत्साहित ही नहीं किया जाता, ना ही उनको डिसीजन मेकिंग में इंक्लूड किया जाता। सारे डिसीजन सिर्फ कुछ ही लोगों के हाथ में होते हैं, यानी अल्पतंत्र का लोह नियम। ये ही थोड़े से लोग जो होते हैं, इन्होंने एक वर्ड किया है, ये ही थोड़े से जो लोग हैं, ये ही सब कुछ डिसाइड करते हैं एक पार्टी में, एक पॉलिटिकल पार्टी में, यानी कि एक राजनीतिक दल में। इसलिए इन्होंने इसको अल्पतंत्र का लोह नियम बोला है कि किसी भी पॉलिटिकल ग्रुप में आप चले जाओ, वहां पर आपको यही चीज मिलेगी कि सारे के सारे जो राइट्स हैं वो कोई कह सकते हैं कि वो कुछ लोग ही अपने पास लेकर बैठे हुए हैं। ठीक है, तो ये चीज आपको ध्यान रखनी है। इसको पहले इरेज कर देते हैं, अब स्टार्ट करते हैं फिर से। दल जो है क्या काम करते हैं? सबसे पहला तो काम होता है इनका इलेक्शंस लड़ने का। इलेक्शन लड़ने का मतलब यही होता है ताकि सत्ता में ही आ जाए। दूसरा, दल अलग अलग नीतियों कार्यक्रमों को मतदाताओं के सामने रखते हैं और मतदाता अपनी पसंद की नीतियां और कार्यक्रम चुनते हैं। यानी कि जब भी हम वोट देने जाते हैं तो उससे पहले हमें एक लिस्ट तैयार की होती है कि हम उसी पॉलिटिकल पार्टी को वोट करेंगे जो हमारी इस चीज को फुलफिल करता है। ये सब चीजें होती हैं। तो ये क्या करते हैं, ये अपना एक घोषणा पत्र जारी करते हैं जिसमें अपनी कार्यक्रम और नीतियों के बारे में बताते हैं कि अगर हम जीतेंगे तो हम आपके लिए ये काम करेंगे। तो लोग उसी तरीके से वोट करते हैं उन्हीं पॉलिटिकल पार्टीज को ट्रस्ट करने के बाद। पार्टियां देश के कानून निर्माण में निर्णायक भूमिका निभाती हैं। कानून निर्माण यानी देश में कानून कौन सा बनेगा, इसके बारे में यही तो डिसाइड करती है। और इसको पूरे तरीके से इसके रिस्पॉन्सिबिलिटी लेने वाली जो संस्था है उसको आप क्या नाम देंगे? विधायिका। तो हमारे देश की जो विधायिका होती है वो कानून बनाने की एक संस्था है, आपको पता ही है। ठीक है, तो ज्यादातर जो लोग होते हैं हमारे, ये जो वोट के थ्रू जाते हैं, जीतते हैं, ये सारे क्या होते हैं? अधिकतर सदस्य किसी न किसी तरीके से किसी न किसी करके दल के सदस्य होते ही हैं। तो यहाँ पर जो लोग हैं, यहाँ पर जो डिसीजन मेकिंग होगी वो इन पॉलिटिकल पार्टीज के थ्रू ही होगी। तो कानून बनाने का काम इस तरीके से करते हैं ये, है ना। फोर्थ है दल ही सरकार बनाते और चलाते हैं। ये तो पता ही है आपको। वोट होगा, इलेक्शंस होगा, वोट दिए जाएंगे, उसके बाद जो ज्यादा वोट से जीतेगा, जो जीत हासिल कर लेगा, उसकी सरकार बनेगी और वो क्या कहलाएगा? वो कहलाएगा फिर शासक दल। क्या कहलाएगा? शासक दल कहलाएगा। और इसमें क्या होगा? एक होगा आपका विरोधी पक्ष। ठीक है, एक विपक्ष भी होगा इसमें। तो यही सब चीजें हैं। अगर गलत नीतियां हुई तो क्या करेंगे आप? अगली बार उस पार्टी को दोबारा लेकर नहीं आएंगे, लेकिन अगर आपकी नीतियां सही हुई तो आप उस पर्टिकुलर पार्टी को दोबारा से लेकर आएंगे, है ना। नेक्स्ट आ जाइए। चुनाव हारने वाले दल जो होते हैं वो शासक दल के विरोधी पक्ष की भूमिका निभाते हैं। यानी लोकतांत्रिक व्यवस्था में एक कह सकते हैं आप कि संतुलन की स्थिति देखने को भी मिलती है। सारी जो पावर है वो एक शासक वर्ग को नहीं दे दी गई है। ये नहीं कि अगर आप इलेक्शंस में जीत चुके हैं तो सारी की सारी जो पावर है वो आपके पास आ जाएगी, आपके पास आ जाएगी सारी पावर। वैसे देखा जाए तो डायरेक्ट तरीके से तो पावर हाथ में आ ही जाती है। ये तो इनडायरेक्ट बात हो जाती है कि संतुलन बनता है। सरकार को फिर क्या फर्क पड़ता है कि क्या सोचा जा रहा है? जो नियम बन गया बन गया, जो कानून पास करना है पास कर दिया, जो नियम बनाना है बना दिया। आपको कुछ भी करता रहे, बहुत ज्यादा ही लोग बड़ा आंदोलन करेंगे तो उसके बारे में सोचा जाएगा, नहीं तो किसी को भी किसी से कुछ मतलब नहीं होता है। तो चुनाव हारने वाला जो दल है वो शासक दल के विरोधी पक्ष की भूमिका निभाता है, उसकी पॉलिसीज को क्रिटिसाइज करता है। इसलिए कहा जाता है कि लोकतंत्र में विपक्षी दल जो है वो कहीं ना कहीं उसके होने से संतुलन की स्थिति बनी रहती है। और जो सत्ता में सरकार है, शासक वर्ग जो है वो काम जो है वो सारी बैलेंस करके करता है। उसको ये बता रहता है कि भाई विरोधी दल है, विरोधी पक्ष है, फिर वो मेरे अगेंस्ट जाएगा। नेक्स्ट पॉइंट आता है आपका पॉइंट नंबर 6। जनमत निर्माण में दल महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। जनमत निर्माण करने का मतलब क्या होता है कि पब्लिक ओपिनियन को शेप करना। पब्लिक ओपिनियन को, जैसे कि आप कहीं किसी जगह पर जा रहे हैं तो पॉलिटिकल पार्टी जो है उसने अपनी विचारधारा बता दी है या फिर अपने
कार्यक्रम बता दिए हैं कि वो क्या करने वाला है, तो बहुत सारे लोग हैं जो उससे अग्री करेंगे उन सब चीजों से, कुछ लोग डिसएग्री करेंगे। तो इस तरीके से जनमत निर्माण होता है, पब्लिक ओपिनियन बनता है इस चीज की वजह से ही, ठीक है। जो लोग अपने खुद के मुद्दे उठाते हैं, कुछ डिमांड वगैरह करते हैं, और इसके अलावा कई बार उनके ऑफिस पर जाकर भी धरना प्रदर्शन होता है ना, ये सब चीजें देखने को मिलती है। इसके अलावा इनको ये सब चीज करने के लिए, जनमत निर्माण करने के लिए प्रेशर ग्रुप्स जो हैं वो भी इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं। ये भी अपनी जो पॉलिसीज है, अपनी जो डिमांड्स हैं, मांगे हैं, उनको मनवाने के लिए उनको प्रेशराइज करते हैं। तो जनमत निर्माण करने के पीछे इन सब चीजों का होना बहुत जरूरी है। इसके अलावा आंदोलन वगैरह भी आप देखते हैं, तो ये सब चीजें हैं, ये पॉलिसीज के बारे में और ज्यादा कंफर्म हो जाते हैं देखा जाए तो। दल ही सरकारी मशीनरी और सरकार द्वारा चलाए जाने वाले कल्याण कार्यक्रमों तक लोगों की पहुंच बनाते हैं। यानी जब एक दल होगा वो क्या करेगा, वो कल्याण कार्यक्रम चलाएगा, यानी जो लोगों के भले के लिए एक कार्यक्रम होता है। तो लोग क्या करते हैं कि आपसे अगर क्वेश्चन आ जाए तो आपको ये बताना है कि एक जो साधारण नागरिक होता है, अगर आपने आपको नागरिक समझ के देखोगे ना, तो आप भी प्रोग्रेस करोगे और आपका देश भी प्रोग्रेस करेगा, एक जनरल सी बात है। लेकिन अगर आपको इंडिविजुअल देखोगे कि हाँ भाई मैं सबसे अलग मैं हूं, तो आप ना तो आपकी ही प्रोग्रेस हो पाएगी, क्योंकि सबकी प्रोग्रेस में ही कहीं ना कहीं अपनी प्रोग्रेस छुपी होती है। तो एक बात है कि अगर कोई नागरिक है किसी देश का, तो राजनीतिक कार्यकर्ता की बात करें और सरकारी अधिकारी की बात करें, तो यहाँ पर पॉलिटिकल कार्यकर्ता से अपनी जान पहचान बनाना वो ज्यादा अच्छा महसूस करेगा उससे, ठीक है, क्योंकि उसको ये लगेगा कि भाई मेरा काम बनने की जो उम्मीद है वो ज्यादा रहती है, क्योंकि उससे संपर्क करना यानी उससे कॉन्टेक्ट करना भी थोड़ा सा आसान रहता है। इसलिए जब बात आती है कि कौन ज्यादा क्लोज होता है पॉलिटिकल ग्रुप्स से, तो लोग ये बोलते हैं कि जो दल है उस पर विश्वास भी नहीं है, कि जो दल है ना उस पर विश्वास भी नहीं है, उस पर पूरी तरीके से विश्वास भी नहीं करते, लेकिन फिर भी उन्हें अपने करीब मानते हैं, यानी फिर भी खुद को उससे काफी क्लोज समझते हैं, क्योंकि कहीं ना कहीं उस पर्टिकुलर दल की जो पॉलिसीज होती है या विचारधारा होती है वो कहीं ना कहीं हमसे मैच हो जाती है, वही वाली चीज है, ठीक है। यहाँ पे दलों की भी एक रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है कि जो लोग डिमांड कर रहे हैं, उनकी जो इच्छा है, उनकी जो जरूरतें हैं, उसको भी उनको ध्यान देना होता है। नहीं तो क्या होगा, अगर उनकी इच्छाओं को ध्यान में नहीं रखा जाएगा तो अगली बार जब इलेक्शंस आएंगे तो उस पॉलिटिकल पार्टी को वोट उतनी नहीं मिलेगी जितनी मिलनी चाहिए थी, मतलब कि जीतने लायक वोट लोग नहीं दिला पाएंगे उसको, देंगे नहीं वोट, कह देंगे कि भाई इस आदमी के शासनकाल में, इस व्यक्ति, इस राजनेता के शासनकाल में, इस पॉलिटिकल पार्टी के शासनकाल में बहुत ज्यादा एक्सप्लॉइटेशन देखने को मिला है, तो इसको दोबारा वोट करने वाले नहीं है। दलों के बिना क्या स्थिति होगी, इसकी कल्पना करके ही हम अपनी जरूरतों को समझ सकते हैं। अगर दल न हो तो सारे उम्मीदवार स्वतंत्र या निर्दलीय होंगे, और तब इनमें से कोई भी बड़े नीतिगत बदलाव के बारे में लोगों के चुनावी वायदे करने के लिए नहीं होगा। यहाँ पे आपसे क्या कहा जा रहा है, यहाँ पे आपसे बोला जा रहा है कि दल अगर होगा, पूरे तरीके से जो दल अगर बन जाए, तो क्योंकि वो बड़ा होगा दल, और उसकी जो नीति बनाने की या फिर कोई भी स्ट्रेटेजी होगी वो बिल्कुल क्लियर होगी और वो ठीक तरीके से काम कर पाएगा, और फिर सरकार बन जाएगी, है ना। अगर छोटे छोटे दल होंगे तो उस तरीके से, क्योंकि भारत जैसा जो देश है काफी बड़ा है, तो यहाँ पर जो पार्टी होगी वो भी काफी बड़ी ही होगी, क्योंकि उसका जो एरिया कवर करने का जो एरिया होगा वो भी बहुत ज्यादा होगा। तो इसलिए दलों के बिना स्थिति खराब हो जाएगी, छोटी छोटी अगर पॉलिटिकल पार्टीज होगी तो वो कुछ भी नहीं कर पाएंगी। अगर हम बात करें लोकल सेल्फ गवर्नमेंट में, जैसे कि पंचायत वगैरह, अगर हम यहाँ की बात करें कि यहाँ पर तो रेगुलर चुनाव होने की बात होती है, स्टार्टिंग से ही कॉन्स्टिट्यूशन में मेंशन है, लेकिन पंचायत में ये चीज पहले मेंशन नहीं थी कॉन्स्टिट्यूशन में, इसको 73rd अमेंडमेंट करके ये पंचायत के लिए था 73rd अमेंडमेंट, और 74th अमेंडमेंट था आपका नगर पालिका नगर निगम के लिए, है ना। ये आपका जो था ये था आपका अर्बन लोकल गवर्नमेंट, और ये है आपकी रूरल, यानी कि जो गांव वाली होती है वो एरिया वाली जो लोकल गवर्नमेंट होती है। 73rd और 74th अमेंडमेंट था इससे रिलेटेड, ठीक है। तो इसके बाद से काफी चीजें बदली इलेक्शंस में, ये हुआ कि भाई अब तो जो है नियमित इलेक्शन होना चाहिए, और चाहे रिजर्वेशन देने की बात हो लोगों को, वो सारी चीजें इसमें इंक्लूड बाद में करी गई।
हम देखते हैं यहाँ पर कि जो गांव है इलेक्शन के टाइम में वो भी बहुत सारे खेमों में बढ़ जाता है, ठीक है, कि हम तो इसको वोट करेंगे। एक तरीके से यहाँ पर उम्मीदवारों का पैनल उतारा जाता है ना। तो यही बात होती है कि जब राजनीतिक दल ठीक तरीके से काम करेंगे तो उनको सपोर्ट भी मिलेगा और वो एक बड़े दल के रूप में उभर कर भी आएंगे। जितने सपोर्टर्स कम होंगे या फिर सपोर्ट हटता चला जाएगा उतना ही वो जो ग्रुप है वो हट जाएगा। जैसे कि आप सभी को पता ही है कि हमारे देश में जो नेशनल पार्टीज है उनका स्टेटस भी परमानेंट नहीं है, ठीक है। चलती का नाम गाड़ी, वही वाली बात है। सर्वाइवल फॉर द फिटेस्ट, वही वाली बात है कि जो चल रहा है ठीक तरीके से ठीक है, जो रुक गया वो वहीं खत्म हो गया, ठीक है। तो आपको क्या करना पड़ेगा, चलना पड़ेगा, रास्ता जो है अपना खुद बनाना पड़ेगा। ये जो आपकी 2 पहियों की गाड़ी है ये हमेशा चलते रहनी चाहिए। जिस वक्त ये रुकी उस वक्त क्या होगा, आप भी रुक जाएंगे, है ना। ये साइकिल है, बेसिकली मैंने साइकिल बना दी है यहाँ पर। चलिए तो ठीक है, ये क्या बोल रहे थे मैं यहाँ पर कि परमानेंट नहीं होता स्टेटस इनका। अगर आप लगातार जीत हासिल कर रहे हैं स्टेट्स में, जो कि नॉर्म्स हैं इलेक्शन कमीशन द्वारा बनाए गए, इलेक्शन कमीशन द्वारा जो नॉर्म्स बनाए गए हैं कि कोई भी जो पॉलिटिकल पार्टी है वो एक राष्ट्रीय दल कब तक बना रह सकता है, अगर उस नॉर्म को आप फुलफिल कर पा रहे हो, उस नियम को फुलफिल कर पा रहे हो तो आप राष्ट्रीय दल कहलाएंगे। अदरवाइज आपसे इसका स्टेटस भी छीन लिया जाएगा। आगे हम इस बारे में बात करेंगे। तो नेक्स्ट चलते हैं अब। यहां पर हम नेक्स्ट बात करेंगे कितने राजनीतिक दल, ठीक है। अच्छा, एक चीज और है यहाँ पर, पहले इसको इरेज कर लेते हैं, ठीक है। इसके अलावा एक चीज और है यहाँ पर कि जो राजनीतिक दल है उसके प्रतिनिधित्व को लेकर है कि कोई भी पॉलिटिकल पार्टी है, सपोज लोकतंत्र की अगर हम बात करें, यहाँ पर कोई भी पॉलिटिकल पार्टी होगी, वो किस तरीके से देश को आगे बढ़ाने के लिए उसका प्रतिनिधित्व करेगी, है ना। कई बार क्या होता है, समाज में बहुत ज्यादा जटिल समस्याएं आ जाती हैं, मुद्दे अलग अलग हो जाते हैं, तो सरकार उसको कई बार समेट नहीं पाते उन चीजों को, लेकिन कई बार बहुत अच्छे तरीके से उसको मैनेज कर लेती है। तो ये एक तरीके से माध्यम हो जाता है ना। क्या दल, तो ये माध्यम का काम कौन करता है, दल करता है। लोगों की जो बातें हैं उसको समझने के लिए एक दल होना चाहिए, और दल क्या करेगा, लोगों की जो सिचुएशन है उसको या फिर उनकी जो प्रॉब्लम्स है उनको सॉल्व करने के लिए जो नीतियां कानून बन रहे होंगे वो यही बनाने का काम करेगा। तो इसलिए प्रतिनिधि सरकार की हम बात करते हैं, क्योंकि सरकार कहीं ना कहीं जिम्मेदार होती है लोगों के लिए, है ना, क्योंकि लोगों ने वोट दिया है तो उसकी भी रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है कि लोगों के लिए फिर काम किया जाए। नेक्स्ट हम बढ़ते हैं आगे, कितने राजनीतिक दलों की जरूरत है अगर हम बात करें तो चलिए हम बात कर लेते हैं एक दलीय शासन व्यवस्था की। एक दलीय शासन व्यवस्था में आप क्या देखते हैं कि मेनली जो है एक दल के पास ही सारी की सारी पावर होती है, यानी कह सकते हैं कि रूल करने का राइट जो है वो सिर्फ एक ही दल के पास बना रहता है। हालांकि यहाँ पर फ्रीडम बहुत मिलती है कि आप अपना दल बना सकते हैं, चुनाव में पार्टिसिपेट कर सकते हैं, लेकिन उस फ्रीडम को ठीक तरीके से यूज करने दिया नहीं जाता। तो आप जब पता ही होगा कि फ्रीडम मिलेगी नहीं तो कोई दल भी ठीक तरीके से क्यों बनाएगा। तो यहाँ पर हम बात कर लेते हैं, अगर एग्जाम्पल की बात करें तो चीन की कम्युनिस्ट पार्टी जो है वो इसका एक अच्छा एग्जाम्पल सेट करती है ना। हालांकि राइट तो है पर वहां पर कोई दल बना नहीं सकता, इसलिए फ्रीडम ही नहीं है तो दल का क्या होगा। तो लोकतांत्रिक विकल्प एक तरीके से नहीं है, क्योंकि लोकतांत्रिक विकल्प में क्या होता है, लोकतांत्रिक व्यवस्था मेनली वो होती है जहां पर आपको कह सकते हैं कि कंपटीशन करने की आजादी होती है। अगर कंपटीशन नहीं होगा तो फिर तो एक ही दल रह जाएगा, तो ये कंपटीशन ही नहीं तो फिर एक दल बना रहेगा, तो ये कहाँ का फिर न्याय रह गया। दो दलीय व्यवस्था की अगर हम बात करें तो दो दलीय व्यवस्था वो होती है जहां पर एक से ज्यादा ग्रुप होते हैं, मतलब सिर्फ दो दल होते हैं, दो ही दल होते हैं, दो ही पार्टीज होती हैं जो कि मोस्ट इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं किसी भी कंट्री में बार बार सत्ता में आने के लिए। और इन दलों की अगर हम बात करें, मतलब कि बहुमत जो मिलती है वो सिर्फ दो ही दलों को मिलते हैं। हालांकि और दल भी होते हैं, लेकिन बहुमत की जब बात होती है, ज्यादा वोट्स पाने की जो बात होती है, सिर्फ दो ही दल होते हैं बड़े, उनमें से कोई ना कोई एक सत्ता में आता रहता है। अगर यहाँ पर एग्जाम्पल की बात करें तो कौन कौन सी कंट्री यहाँ पे एग्जाम्पल के तौर पे आप देख सकते हैं, ये आपका अमेरिका और ब्रिटेन, ठीक है, अमेरिका और ब्रिटेन। यहाँ पे जो दल व्यवस्था है वो कुछ इसी तरीके की है। एक थर्ड टाइप और है इसका, उसको हम कहते हैं बहुदलीय व्यवस्था, ठीक है, बहुदलीय व्यवस्था, जहां पर दो से ज्यादा देश होते हैं
कंपटीशन में। ठीक है, यहाँ पर सारी बात तो कंपटीशन की, प्रतियोगिता की तो चल रही है। अगर क्लास में सिर्फ एक ही बच्चा होगा तो उसका कंपटीशन किसी से होगा ही नहीं, हमेशा वही फर्स्ट आएगा। लेकिन अगर कंपटीशन में होगा तो इसको भी काम करना पड़ेगा। सारे बच्चे अपने अपने तरीके से अच्छे से पढ़ाई करने की कोशिश करेंगे। अगर एक के पास ही पावर रहेगी तो उसे पता है और कोई तो है ही नहीं, मैं जैसे रखूंगा करूंगा वैसे सही रहेगा। तो बहुदलीय व्यवस्था में होता है, 2 से ज्यादा दल होते हैं। इसके एग्जाम्पल के तौर पर हम देख सकते हैं भारत को। हमारे भारत में खूब सारी पॉलिटिकल पार्टीज है, भर भर के पार्टीज हैं। ठीक है, कुछ ऐसी हैं जो कि रजिस्टर्ड भी नहीं है, छोटी लेवल की पार्टी है, कुछ क्षेत्रीय पार्टी है और कुछ नेशनल लेवल की पार्टी है। ठीक है, तो भारत में क्योंकि गठबंधन राजनीति भी आपको देखने को मिलती है, इसको मोर्चा भी कह देते हैं कई बार। बहुत सारी पार्टी, जब एक जो पार्टी होती है, क्योंकि भारत में विविधता है, अलग अलग तरीके की विचारधारा के लोग हैं, तो कई बार एक ही पार्टी को वोट देना भी मुश्किल हो जाता है लोगों के लिए, क्योंकि उसकी जो विचारधारा है उससे लोग सेटिस्फाई नहीं हो पाते। उनको लगता है कि ये हमारे लिए ठीक तरीके से काम नहीं कर पाएगी, तो अलग अलग तरीके से सबको वोट दिए जाते हैं पार्टीज को। तो इसकी वजह से कई बार गठबंधन की राजनीति भी देखने को मिलती है, जहां पर सत्ता हासिल करने के लिए जो पार्टी होती है वो छोटी छोटी अलग पार्टी या फिर बड़ी पार्टी भी हो सकती है, अलग अलग पार्टियों के साथ जो होते हैं वो मिलके गठबंधन बना लेते हैं। सभी जो राजनीतिक दल हैं वो एक साथ आ जाते हैं, पर्टिकुलर सीट उनको दी जाती है अलग अलग, है ना। तो ये आपका गठबंधन या फिर इसको मोर्चा भी बोला जाता है। तो ये हो गया आपका। चलिए बढ़ते हैं आगे। अगर हम 2004 की बात करें इलेक्शन की, तो यहाँ पर 3 बड़े गठबंधन थे। और अगर हम आज के टाइम की बात करें इंडिया की, तो यहाँ पर 2024 की अगर हम बात करें तो आप 2 तरीके की सिचुएशन देखते हैं। एक तो आपका एनडीए है, उसमें आपके बहुत सारे पॉलिटिकल पार्टीज हैं, है ना। और दूसरा हमारा यूपीए था, जो कि अब बदल के इंडिया जिसका नाम रख दिया गया है ना। तो ये मेनली ये दल किस लिए बनाए जाते हैं, ताकि जो इनका स्वरूप है दलों का वो बड़ा हो जाए और ये जो अपोजिशन वाली पार्टी है उसके सामने एक बड़ा कंपटीशन रख सके। तो इसमें बहुत सारे पॉलिटिकल पार्टीज शामिल हैं, इसमें भी, इस ग्रुप में भी, इंडिया में भी बहुत सारे पॉलिटिकल पार्टीज शामिल है। तो एग्जाम से पहले आपको ये इनके बारे में भी अच्छे से पढ़ के जाना है कि ठीक है, करंट अफेयर का कोई क्वेश्चन यहाँ से भी बन सकता है आपका। तो एनडीए है, ये मेनली आपका बीजेपी से बिलोंग करता है। और जो इंडिया आपका बना है, जो कि जिसका पहले, जिसको यूपीए कहा जाता था, ठीक है, ये यूपीए था पहले गठबंधन, लेकिन इसका नाम बदल करके अब इंडिया कर दिया गया है। ये कौन सी पार्टी से बिलोंग करता है? तो जन भागीदारी का मतलब यहाँ पर किस चीज से है, यानी लोग जो हैं, पीपल जो हैं, वो कितना पार्टिसिपेट करते हैं। अगर यहाँ के सिटीजन्स की बात करें, यहाँ के नागरिकों की बात करें, तो उनका दल व्यवस्था में यहाँ की जो पॉलिटिकल पार्टीज हैं उनमें कितना विश्वास है या उनमें कितना वो भरोसा करते हैं। यहाँ पर बेसिकली आपसे ये बोला जा रहा है। ठीक है, राजनीतिक दलों में जन भागीदारी। देखिए, कोई भी पॉलिटिकल पार्टी होती है उसको किसका सपोर्ट मिलता है, वो किसके बलबूते बनती है, वो यहाँ के जो नागरिक होते हैं, सिटीजन्स होते हैं, उनके बलबूते ही तो बनती है। अगर किसी पॉलिटिकल पार्टी को लोग सपोर्ट ही नहीं करेंगे तो फिर वो रह कहाँ जाएगी। तो सपोर्टर्स का यहाँ पर इंपॉर्टेंट रोल होता है। इसलिए कई बार आपको बोला भी नहीं जाता और आप उस पर्टिकुलर पार्टी के मेंबर बन जाते हैं। क्यों? क्योंकि आपको उस विचारधारा से इतना ज्यादा लगाव होता है कि आपको लगता है कि ये ही पॉलिटिकल वो पार्टी है जो कि देश के लिए कुछ कर सकती है और हम लोगों के लिए कुछ कर सकती है ना, जो हम आम जनता है उनके लिए कुछ कर सकती है। तो पॉलिटिकल पार्टी जो है वो सपोर्ट चाहती है लोगों का, और जनता अगर इसका सम्मान करे, कौन? जनता, तो और अच्छी बात है। जैसे कि टीचर्स की बात जब होती है तो टीचर्स को क्या चाहिए होता है, टीचर्स को चाहिए होता है कि बच्चे जो है उनकी रिस्पेक्ट करें। वही सिचुएशन जो होती है वो होती है आपकी पॉलिटिकल पार्टी की, कि उनको लोगों का सम्मान चाहिए होता है, सपोर्ट चाहिए होता है। अगर वो नहीं मिलता तो वो कुछ भी नहीं है ना। जैसे कि साउथ एशिया की अगर बात करें, तो यहाँ पर 2 सिचुएशन देखने को मिली, जिनको भरोसा था पॉलिटिकल पार्टीज पर और जिनको भरोसा नहीं था पॉलिटिकल पार्टीज पर। तो भरोसा नहीं वाले जो पक्षधर थे वो ज्यादा थे, यानी भरोसा है ऐसा कम लोगों ने बोला, लेकिन हमें इन पर भरोसा नहीं है ये ज्यादा लोगों ने बोला। ठीक है, इस पॉइंट के लोग ज्यादा पक्षधर थे कि बिल्कुल भरोसा नहीं है या थोड़ा भरोसा है। कुछ ऐसे सिचुएशन वहां पर देखने को मिली। तो ये क्वेश्चन बनता है यहाँ पर कि जो लोग हैं वो अपने आप को किस पर्टिकुलर सिचुएशन में ज्यादा क्लोज मानते हैं। जितनी ज्यादा जनता की भागीदारी होगी पॉलिटिकल पार्टीज में, पॉलिटिकल ग्रुप्स में। अच्छा, आपने कई बार गौर भी किया होगा कि जब इलेक्शंस होते हैं,
सपोर्ट सपोज यहाँ पे आपके इलेक्शन हो रहे हैं, स्टेट के इलेक्शन हो रहे हैं आपके, ठीक है, तो स्टेट के इलेक्शन हो रहे हैं या फिर कोई से भी इलेक्शन हो रहे हैं, वहां पर आपका परसेंटेज देखने को मिलता है कि कितने परसेंट लोगों ने वोट किया है। तो ये परसेंट जब बढ़ता चला जाएगा तो समझिए कि जो लोकतंत्र है वो वृद्धि कर रहा है, उसमें लोगों का विश्वास है। लेकिन कितने सारे लोग ऐसे हैं जो कि वोट देने में ही भरोसा नहीं करते, तो मतलब वो अपना पार्टिसिपेशन ही नहीं दिखाते। तो यही बात है कि जब लोग दल का सम्मान करेंगे तभी तो वोट देने जाएंगे। अगर वो कहेंगे सारी की सारी पॉलिटिकल पार्टीज ही एक जैसी, हमें तो वोट देना ही नहीं है, किसी अपना वोट दे के भी अपना टाइम खराब क्यों करें, ये तो बोला जाता है। लेकिन ज्यादा इलेक्शंस के टाइम से थोड़ा टाइम पहले से ही एडवर्टीजमेंट भी शुरू हो जाती है और किसी न किसी तरीके से लोगों तक ये मैसेज दिया जाता है कि आपको राइट टू वोट का यूज करना चाहिए। लेकिन ये राइट टू वोट का यूज करने के लिए उस वक्त ही क्यों कहा जाता है जिस वक्त इलेक्शंस आने वाले होते हैं। ऐसे लोगों के पास, नागरिकों के पास बहुत सारे अधिकार हैं जिनका उनको डेली लाइफ में यूज करना चाहिए, उनके लिए नहीं बोला जाता कि इनका यूज करो तुम अब बहुत आराम से। लेकिन जब वोटिंग का टाइम आता है तो सारे पॉलिटिकल जो ग्रुप्स हैं वो लोगों के आगे पीछे घूमने लगते हैं कि ये देखो ये हम पॉलिसी लेकर आएंगे, पर उस पॉलिसी का ज्यादातर कुछ भी नहीं हो पाता। ये लोगों पे भी डिपेंड करता है कि क्या उनको वो पॉलिसी पसंद आ भी रही है कि नहीं, या जबरदस्ती उस पॉलिसी को कह रहे हैं कि हाँ बढ़िया पॉलिसी है। आपको ये स्वार्थी बनना पड़ेगा इस मैटर पे कि मेरे लिए मेरे हित की बात हो रही है, इसमें मेरे जो बच्चे हैं उनका भला हो रहा है, मेरी सोसाइटी का भला हो रहा है। अगर ये चीजें हैं तो भागीदारी जो है वो 100% होनी चाहिए। तो ये यहाँ से क्वेश्चन लास्ट ईयर क्वेश्चन पूछा गया था कि राजनीतिक दलों की सदस्यता का जो अनुपात है वो धीरे धीरे बढ़ता गया है। ये पूरा दे दिया, उसके बाद यहाँ पर ये कथन के तौर पर दिया गया था कि ये बताइए कौन सा कथन इनमें से गलत है या कौन सा सही है। खुद को किसी राजनीतिक दल का करीबी बताने वालों का जो अनुपात है वो भी इस अवधि में बढ़ा है। थोड़े से उतार चढ़ाव के बावजूद भारत में लोगों के दलगत जुड़ाव में बढ़ोतरी हुई है। तो दोनों ही जो कथन है बिल्कुल सही है, यानी लोगों ने थोड़ा सा इसमें पार्टिसिपेट करना शुरू करा है ना। ये दोनों कथन यहाँ पर मेंशन किए गए हैं कि पिछले 3 दशकों के दौरान भारत में राजनीतिक दलों की सदस्य का अनुपात धीरे धीरे बढ़ता गया है, ये देखा गया है। क्योंकि अगर हम विकसित और विकासशील देशों की बात करें तो वहां पर कहीं ना कहीं लोगों की भागीदारी में अंतर देखने को मिलता ही है ना। जैसे कि बहुत सारी और कंट्रीज जैसे कनाडा है, जापान है, स्पेन है, दक्षिण कोरिया है, तो अलग अलग पर्सपेक्टिव वहां पर देखने को मिलते हैं। ठीक है, तो कोई भी पार्टी को कुछ नॉर्म्स होते हैं पॉलिटिकल पार्टी बनने के लिए, उन नॉर्म्स को फुलफिल करना होता है। तो नॉर्म्स यहाँ पर क्या कहते हैं कि राज्य के लेवल पे हम बात कर रहे हैं, स्टेट लेवल पे हम यहाँ पर बात कर रहे हैं कि विधानसभा जो होती है उसके चुनाव में टोटल जो वोट्स होते हैं उसमें 6% या फिर उससे ज्यादा क्या हासिल करने होते हैं, वोट्स हासिल करने होते हैं। और कम से कम सीट्स कितनी बात की, कितनी सीट, कम से कम 2 सीट जो है वो उस पर जीत दर्ज करनी होती है। तो ऐसे ग्रुप को हम क्या बोलेंगे, अपने राज्य के, उस राज्य के राजनीतिक दल का उसको दर्जा मिल जाता है, उसको उसकी मान्यता मिल जाती है। ठीक है, दूसरी बात आती है अगर कोई दल लोकसभा चुनाव में, यानी ये तो हमने बात की है सीएम वाले इलेक्शन की, अगर आपको और इसी तरीके से देखना है, सीएम वाला जो आपका इलेक्शन होता है ये होता है आपका स्टेट लेवल पे, ये आपको पता ही है। और जो पीएम वाला आपका इलेक्शन होता है ये होता है आपका लोकसभा चुनाव, है ना। इसका मेन पर्पस होता है प्रधानमंत्री को लाना, इसका होता है मुख्यमंत्री को लाना। ये इस तरीके से शायद आप थोड़ा समझ पाएंगे। तो लोकसभा चुनाव में पड़े कुल वोट का, अथवा 4 राज्यों के विधानसभाई चुनाव में पड़े कुल वोटों का 6%, कितना 6%। अब ये देखिए दोबारा से, अगर कोई दल यानी एक पॉलिटिकल पार्टी लोकसभा चुनाव में पड़े कुल वोटों का, अथवा 4 राज्यों के विधानसभा चुनाव में, यानी 4 राज्यों के विधानसभा के चुनाव हुए उसमें पड़े कुल वोटों का 6% हासिल कर लेती है, और लोकसभा के चुनाव में कम से कम 4 सीटें, लोकसभा के चुनाव में कितनी सीट, 4 सीट से जो है हासिल कर लेती है, तो उसे राष्ट्रीय दल की मान्यता प्राप्त हो जाती है। तो यहाँ पे हमने एक तो स्टेट के लेवल पे देखा है क्षेत्रीय दल या इसको प्रांतीय दल, और दूसरा देखा है हमने नेशनल लेवल का जो आपका दल होता है। तो इनके जो फुलफिल करने की जो कंडीशन होती है वो अलग अलग होती है, ये आपको ध्यान रखना है। डायरेक्ट क्वेश्चन आपसे आप पूछा जा सकता है, तो इसको बहुत अच्छे से आपको समझा लेना है खुद को, है ना, मतलब इसको समझ लेना है अच्छे से, ताकि अगर एग्जाम में आपसे स्टेटमेंट वाइज पूछ लिया जाए तो आप बिल्कुल इसको करेक्ट ही करके आए, है ना। आगे बढ़ते हैं। देश में कुल 6 नेशनल लेवल की पार्टीज हैं।
इससे पहले इलेक्शन कमीशन था, मुझे वो कराना है आपको। कहाँ गए इलेक्शन कमीशन, ये रहा। पहले हम इलेक्शन कमीशन देखेंगे तो भारत निर्वाचन आयोग, अगर हम बात करें, अगर स्टेट में इलेक्शन की बात हो रही है तो उसको स्टेट वाला जो आपको चुनाव वाला जो कराने वाला बोर्ड है वो देखेगा। अगर आपको पूरे भारत के लिए इलेक्शन होना है तो वो निर्वाचन आयोग जो भारत का है वो देखेगा, ठीक है। तो जो आयोग है भारत निर्वाचन आयोग यानी इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया, इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया, इससे रिलेटेड कुछ फैक्ट्स हैं, इसके बाहर और क्या ही आएगा, सब चीजें मैंने इसे मेंशन कर दी इंपॉर्टेंट। तो आयोग में वर्तमान में एक मुख्य चुनाव आयुक्त और 2 चुनाव आयुक्त होते हैं, ठीक है। यहां से क्वेश्चन बन जाता है डायरेक्ट स्टेटमेंट से कि चुनाव आयुक्त के बारे में बताइए कौन सा कथन सही है। तो आयोग में वर्तमान में एक मुख्य चुनाव आयुक्त है और कितने, 2 अन्य चुनाव आयुक्त होंगे। यह पहले, इससे पहले क्या होता था, 1950 में गठित हुआ तब से, और आगे मेंशन की गई होगी इसकी प्रॉपर डेट, चलिए जो भी है दोबारा देख लेते हैं। जब ये पहले 1950 में गठित हुआ तब से और 15 अक्टूबर 1989 तक केवल मुख्य निर्वाचन आयुक्त सहित एक एकल सदस्यीय निकाय था। यानी पहले, अब क्या है, अब है एक मुख्य चुनाव आयुक्त है और 2 इसके साथ अन्य हैं। लेकिन पहले जब इसका गठन हुआ था, स्टार्टिंग में जब ये आयोग बना था, इसमें उस वक्त क्या था, केवल एक निर्वाचन आयुक्त था और उसके साथ जो है एक एकल सदस्यीय निकाय था, ठीक है। ये मतलब कि सिर्फ एक ही था, एक ही यहाँ पर मेंबर था जो कि था मुख्य निर्वाचन आयुक्त, ठीक है, एकल सदस्यीय निकाय था। 16 अक्टूबर की अगर हम बात करें इसी ईयर की 1989 से 1 जनवरी 1990 तक यह RVS शास्त्री और निर्वाचन आयुक्त के रूप में SS धनोवा और VS सहगल सहित 3 सदस्यीय निकाय बन गया। फिर कुछ टाइम बाद चेंज आया और चेंज आने के बाद फिर ये 3 सदस्यीय निकाय बन गया। उसके बाद 2 जनवरी 1990 से 30 सितंबर 1993 तक यह एक एकल सदस्यीय निकाय बन गया और फिर 1 अक्टूबर 1993 से यह 3 सदस्यीय निकाय बन गया। तो आपको ये वाली स्टेटमेंट लास्ट वाली ध्यान रखनी है। अगर आपसे बोला जाए कि क्या शुरू से ही इस तरीके से ही जो है कि एक मुख्य निर्वाचन आयुक्त होगा, चुनाव आयुक्त होगा और 2 अन्य चुनाव आयुक्त होंगे, क्या शुरू से ऐसा ही है, तो आप वहां पर इसको रॉन्ग करके आएंगे कि नहीं, ऐसा नहीं है, टाइम टू टाइम चेंजेस देखने को मिले हैं। लेकिन आज का जो स्ट्रक्चर है, ये स्ट्रक्चर आपका कब से आया है, 1 अक्टूबर 1993 से, और यह 3 सदस्यीय निकाय बन गया है। तो बेसिकली क्वेश्चन आएगा कि कितने सदस्यीय निकाय है आपका भारत निर्वाचन आयोग, ये आपका 3 सदस्यीय, यानी एक तो होगा यहाँ पर मेन और 2 है आपके यहाँ पर कौन, अन्य इसके साथ, ठीक है। ये चीज आपको ध्यान रखनी है। नेक्स्ट आ जाइए। क्या आप मुझे कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं कि जो इस वक्त के हमारे मुख्य चुनाव आयुक्त कौन है, ठीक है, मुख्य चुनाव आयुक्त कौन है, कमेंट सेक्शन में बताएंगे। चुनाव आयुक्त की नियुक्ति एवं कार्य अवधि, तो मुख्य चुनाव आयुक्त और अन्य चुनाव आयुक्त की नियुक्ति कौन करता है, भारत का राष्ट्रपति करता है। पहली बात, क्वेश्चन आपसे स्ट्रेट पूछा जा सकता है, इनकी नियुक्ति कौन करता है, तो नियुक्ति कौन करेगा, प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया। फिर है कार्यकाल की अगर बात करें कि भाई कितने टाइम तक ये रह सकते हैं, 6 वर्ष कार्यकाल है। और अगर एज की बात करें तो 65 एज है, जो पहले हो वो ही माना जाएगा, यानी या तो 6 साल कंप्लीट हो जाए या फिर पहले 65 साल, दोनों ही कंडीशन में से कोई सी भी पहले हो जाए तो तभी जो है कार्यकाल समाप्त हो जाएगा। जबकि अन्य चुनाव आयुक्तों की अगर कार्यकाल की बात करें तो सेम रहेगा, 6 वर्ष वाला तो सेम रहेगा, लेकिन एज की बात होगी तो क्योंकि अन्य है तो 62 साल हो जाएगा। तो 65 साल है मुख्य चुनाव आयुक्त के लिए और 62 साल है यहाँ पर जो अन्य है उनके लिए। चुनाव आयुक्त का सम्मान और वेतन भारत के सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश के समान होगा। मुख्य चुनाव आयुक्त को संसद द्वारा महाभियोग के जरिए ही हटाया जा सकता है। अगर आपसे महाभियोग के बारे में पूछा जाए कि क्या चलाया जा सकता है, कि हाँ, संसद द्वारा महाभियोग चलाया जाएगा, फिर इसको हटाया जा सकता है। भारत निर्वाचन आयोग के पास विधानसभा, लोकसभा, राज्यसभा और राष्ट्रपति आदि चुनाव से संबंधित सत्ता होती है, यानी पावर होती है। जबकि ग्राम पंचायत, नगर पालिका, महानगर परिषद और तहसील या जिला परिषद के चुनाव होते हैं, उनकी जो पावर होती है
वो राज्य के निर्वाचन आयोग के पास होती है, जो कि मैंने आपको पहले भी बताया था। एक तो होता है पूरे देश के लिए चुनाव करवाने वाली बॉडी, ये तो है आपकी इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया। एक होती है आपकी स्टेट में कराने वाली बॉडी, तो ये आपके राज्य वाले होता है, स्टेट कमीशन ऑफ इंडिया, ठीक है, स्टेट इलेक्शन कमीशन। तो ये दोनों चीज आपको ध्यान रखनी है। मेनली क्वेश्चन आपसे ये पूछा सकता है कि जिला परिषद के चुनाव को कौन करवाता है, इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया या फिर आपका स्टेट वाला। तो ये आपको एकदम क्लियर विजन होना चाहिए इस चीज को लेकर। निर्वाचन आयोग ने राज्य दल के रूप में यही क्या करता है, निर्वाचन आयोग जो होता है वही आपको राज्य दल के रूप में मान्यता देता है। आमतौर पर इन्हें राज्य दलों को ही बोला जाता है क्षेत्रीय दल, पर यह जरूरी नहीं है कि अपनी विचारधारा या नजरिए में ये पार्टियां क्षेत्रीय ही हो, यानी एक पर्टिकुलर क्षेत्र से उठी हुई पार्टी जरूरी नहीं है कि हमेशा क्षेत्र तक ही सीमित रहे। ये पूरे देश के लिए भी एक मेन पार्टी के रूप में सामने आ सकती है। इनमें से कुछ अखिल भारतीय दल हैं, पर उन्हें कुछ क्षेत्रों में ही सफलता मिल पाई है। मतलब कि पार्टीज तो बहुत बनी है, लेकिन बड़ी पार्टी का रूप हासिल करने में सारे ही सक्सेसफुल नहीं हो पाए हैं, ठीक है। तो अब हम मेनली जो अपना पार्टीज के ऊपर आ गए थे वो देख लेते हैं। देश में कुल 6 जो है वो नेशनल लेवल की पार्टियां हैं। इनमें से पहला है आपका भारतीय जनता पार्टी, फिर कांग्रेस है, फिर बहुजन समाज पार्टी यानी बीएसपी, फिर आपकी कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया या मार्क्सवादी, फिर आपका नेशनल पीपल्स पार्टी, एंड देन है आपका आम आदमी पार्टी, जो कि अभी कुछ टाइम पहले ही रिसेंटली अभी इसमें ऐड हुई है नेशनल लेवल वाले पे। तो गुजरात में अगर हम बात करें, राज्य पार्टी के रूप में मान्यता प्राप्त होने के पश्चात आम आदमी पार्टी जो है वो 4 राज्यों दिल्ली, पंजाब, गोवा, गुजरात में मान्यता प्राप्त राज्य पार्टी बन गई है। इसलिए आयोग का कहना है कि जो पार्टी है उसने जो फुलफिलमेंट होती है, या कह सकते हैं कि जो कंडीशंस होती हैं, कैसी कंडीशन, एक नेशनल पार्टी बनने के लिए जो कंडीशन होती है जो कि किसी भी दल को फुलफिल करनी होती है, उसको आम आदमी पार्टी ने फुलफिल कर लिया है। इसलिए ये भी अब एक नेशनल लेवल की पार्टी है, ठीक है, नेशनल लेवल की अब ये पार्टी हो चुकी है। दोबारा से पढ़ लेते हैं। आम आदमी पार्टी क्योंकि 4 राज्यों में दिल्ली, पंजाब, गोवा और गुजरात में मान्यता प्राप्त राज्य पार्टी बन चुकी है। मतलब पहले इसने जो राज्य की मान्यता प्राप्त पार्टी होने की वो है कंडीशंस, उनको फुलफिल कर लिया है। इसी वजह से आयोग जो है उसको एक राष्ट्रीय पार्टी के रूप में देखती है। तो यहाँ पर हम नेक्स्ट बात करेंगे कि इस वक्त नेशनल लेवल की जो पार्टीज हैं देश में कौन कौन सी है। तो सबसे पहले हम बात करेंगे नेशनल पीपल्स पार्टी, ठीक है, नेशनल पीपल्स पार्टी, ये इसका चुनाव चिन्ह है। इस्टेब्लिश कब हुई थी ये पार्टी, आपको ये बताना है। तो अगर एनपीपी की बात करें तो इस्टेब्लिश हुई थी आपकी 6 जनवरी 2013 में। और अगर लीडर की बात करें इस वक्त, तो लीडर कौन है, ये है आपके कोनार्ड संगमा, ठीक है। ये जो पार्टी है ये नॉर्थ ईस्ट की पार्टी है। विचारधारा की अगर बात करें यहाँ पर, तो ये जो पार्टी है ये बात करती है कि जितने भी एथनिक ग्रुप्स हैं उनको बचाए रखने के बारे में, उनके कल्चर को आगे बढ़ाने के बारे में और सभी का विकास करने की ये पार्टी बात करती है। कोई भी वर्ग हो देश का, सभी के लिए शिक्षा, रोजगार वगैरह इन सब चीजों से रिलेटेड की चीजों की उन्होंने बात की है। नेक्स्ट हम आगे बढ़ते हैं भारतीय जनता पार्टी, जो कि श्यामा प्रसाद मुखर्जी ने 1951 में गठित किया था इसको, भारतीय जनसंघ को। इसी को पुनर्जीवित करके 1980 में ये पार्टी बनी थी। तो इसकी जो फाउंडिंग डेट है अगर देखा जाए तो ये है आपकी 6 अप्रैल 1980। राष्ट्रीय जनतांत्रिक गठबंधन, जिसको एनडीए कहा जाता है, के नेता की हैसियत से यह पार्टी 1998 में सत्ता में आई और गठबंधन में कई क्षेत्रीय दल शामिल थे। 2019 में जो लोकसभा इलेक्शन हुए थे उसमें 303 सीटें जीतकर सबसे बड़े दल के रूप में पार्टी उभरी थी। अब बात आती है इसके लीडर, इसके लीडर हैं नरेंद्र मोदी, जो कि हमारे प्रधानमंत्री भी हैं। अगर हम विचारधारा की बात करें कि मेनली किस चीज की इन्होंने बात की है, तो प्राचीन संस्कृति की इन्होंने बात की है, उसको बनाए रखने की। इसके अलावा इन्होंने ये कहा है कि प्राचीन संस्कृति जो है मेनली हम बेस जो है उसको रखेंगे, उसके जो मूल्य हैं उनको हम जीवित रखेंगे, उनको आगे बढ़ाएंगे। साथ ही में इन्होंने जो बोला था जम्मू कश्मीर के बारे में, ठीक है, तो जम्मू कश्मीर को लेके जो क्षेत्रीय और राजनीतिक स्तर पर बोला था उस चीज के लिए भी इन्होंने अपना काम किया। उस चीज के लिए अब हमेशा से ही बात करते हैं, हिंदुत्व को लेकर बात करते आए हैं। साथ ही में इन्होंने क्या बोला है, समान नागरिक संहिता,
इसकी भी इन्होंने शुरू से ही बात की है, सबके लिए लाने के लिए। इसके अलावा धर्मांतरण जो है उस पर रोक लगाने की इन्होंने बात की है। और काफी व्यापक लेवल पे ये जो पार्टी है ये स्टैब्लिश हुई थी और आज भी स्टैब्लिश है, जो कि इस वक्त सत्ता में भी है ना। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। बहुजन समाज पार्टी, ठीक है, ये इसका चुनाव चिन्ह है। और अगर हम लीडर की बात करें, कुमारी मायावती, ठीक है, ये लीडर है पार्टी की। और यहाँ पर अगर हम बात करें स्वर्गीय काशीराम, 1984 में इन्होंने इस पार्टी का गठन किया था। कब? 1984 में, 14 अप्रैल 1984 में, ठीक है। और ये जो थी कुमारी मायावती, ये यूपी की 18th सीएम थी। ये भी आप ध्यान रख सकते हैं अगर पूछ लिया जाए तो। बहुजन समाज, जिसमें कि दलित, आदिवासी, पिछड़ी जातियां और धार्मिक अल्पसंख्यक शामिल हैं, कि राजनीतिक सत्ता पाने का प्रयास, उनका प्रतिनिधित्व करने का दावा किया, ठीक है। सभी वर्गों को आगे लेके चलने की बात हुई और अलग से जो नियम कानून है उनको बनाने के लिए भी उन्होंने हमेशा से ही प्रयास किया है यूपी में। इसके अलावा कौन कौन से प्रदेश में इनकी सरकार बनी है? यूपी में, इसके अलावा एमपी, छत्तीसगढ़, उत्तराखंड, दिल्ली और पंजाब। यहाँ पर इनको काफी ज्यादा कह सकते हैं कि सपोर्ट मिला था। इनकी जो पार्टी है उनका बेसिकली अगर हम बात करें किन किन के विचारों से ये आगे बढ़ी पार्टी, तो इसमें अगर नाम आए तो साहू महाराज, महात्मा फुले पेरियार, रामास्वामी नायकर और बाबा साहेब अम्बेडकर, इनके विचारों की से इन्होंने शिक्षा ली और उनकी शिक्षा को आगे बढ़ाते हुए इन्होंने उस पर आगे चलकर इस पार्टी को आगे बढ़ाया। नेक्स्ट है कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया, सीपीआई, ठीक है। तो 1964 में स्थापित, मार्क्सवादी लेनिनवाद में आस्था थी इस पार्टी की स्टार्टिंग से ही। समाजवाद, धर्मनिरपेक्षता और लोकतंत्र के समर्थन की उन्होंने बात की। इसके अलावा साम्राज्यवाद के अंत की बात की और सांप्रदायिकता की पूरी तरीके से विरोधी रहे हैं। यह पार्टी भारत में सामाजिक आर्थिक जो न्याय है उसको लाने के लिए उसको इन्होंने लक्ष्य बनाया अपना और लोकतांत्रिक चुनावों को सहायक और उपयोगी मानती है। उन्होंने कहा कि इलेक्शन जो है ये पार्टी के मतलब किसी भी देश के लोकतंत्र के लिए बहुत ही ज्यादा जरूरी है। तो अगर हम कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया के लीडर की बात करें तो वो कौन है? सीताराम येचुरी। सीताराम येचुरी, ठीक है, ये चुनाव चिन्ह है, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट है कांग्रेस पार्टी, देश की सबसे पुरानी पार्टी है ये, इंडियन नेशनल कांग्रेस। और अगर हम स्टैब्लिश डेट की बात करें, ईयर की बात करें तो 28 दिसंबर 1885, ठीक है। ये सबसे पहली पार्टी, सबसे पुरानी, और कुछ उद्देश्यों को लेकर सामने आई। फिर इस पार्टी में काफी सारे लोग संगठित हुए और आगे बढ़कर इसने आंदोलन का रूप भी लिया, है ना। इसे आमतौर पर कांग्रेस पार्टी कहा जाता है और यह दुनिया के सबसे पुराने दलों में से एक है। 1885 में गठित इस दल में कई बार विभाजन भी देखने को मिले। आजादी के बाद राष्ट्रीय और क्षेत्रीय स्तर पर अनेक दशकों तक इसने प्रमुख भूमिका निभाई है। जवाहरलाल नेहरू की अगुवाई में इस दल ने भारत को एक आधुनिक धर्मनिरपेक्ष लोकतांत्रिक गणराज्य बनाने का प्रयास किया है और 1971 तक लगातार और फिर 1980 और 1989 तक इसने देश पर शासन किया है। अगर हम इनके लीडर की बात करें, ठीक है, तो लीडर कौन है इनके? मल्लिकार्जुन खड़गे, ठीक है, ये लीडर है। अगर आपसे पूछ लिया जाए लीडरशिप के बारे में इस वक्त कौन है तो ये है, इनका साइन, ठीक है, इंडियन नेशनल कांग्रेस। चलिए आगे बढ़ते हैं। आम आदमी पार्टी, ये चुनाव चिन्ह है और ये सीएम है, दिल्ली के सीएम है और लीडर भी हैं अरविंद केजरीवाल, ठीक है। अच्छा, अगर हम बात करें ये जो पार्टी है ये कब स्टैब्लिश हुई थी, तो ये स्टैब्लिश हुई थी आपकी 26 नवंबर 2012 को, ठीक है। 26 नवंबर 2012 को आम आदमी पार्टी स्टैब्लिश हुई थी और स्टार्टिंग में इन्होंने आंदोलन किया था, काफी सारी चीजें थी। विचारधारा की मेनली बात करें
ये आंदोलन के बाद आने वाली एक पार्टी में से एक है और विचारधारा इनकी है स्वराज विचारधारा है। और उन्होंने ये एक्सेप्ट किया है कि अगर हमें कोई चीज वामपंथी जो विचारधारा है उससे अच्छी लगेगी तो हम वामपंथी विचारधारा से चीजें क्या कह सकते हैं कि एक्सेप्ट कर लेंगे। और अगर दक्षिणपंथी जो विचारधारा है अगर हमें वो सही लगी कोई चीज वहां से तो हम उसको भी एक्सेप्ट कर लेंगे, ठीक है। और इनकी अपनी कोई अलग से कोई ऐसी विचारधारा नहीं है, इन्होंने स्वराज अपने विचारधारा को नाम दिया है। और वामपंथी, दक्षिणपंथी या फिर केंद्रीय कोई भी तरीके की विचारधारा हो और जिससे इनको लगे कि सही है, सही दिशा में वो चीज जा रही है तो फिर उस चीज के साथ ही चल देंगे। तो इनकी ये विचारधारा रही, साथ ही में इन्होंने सबके लिए काम करने की बात की है। चलिए आगे बढ़ते हैं। ये हम कर चुके हैं दलों के बारे में। तो नेक्स्ट अगर हम बात करें क्षेत्रीय दलों की, तो क्षेत्रीय दलों में बहुत सारे ऐसे दल हैं जो स्टैब्लिश हुए थे टाइम के साथ साथ। और इन क्षेत्रीय दलों में से कुछ दल नेशनल लेवल पर भी पहुंच चुके हैं। राष्ट्रीय लोकदल 1998 में स्टैब्लिश हुआ था। समाजवादी पार्टी 1992 में, ये हम बात करें एमपी एंड उत्तराखंड की। इसके अलावा अगर हम देखें नागालैंड से भी पार्टी, ठीक है। तो इसके अलावा और भी क्षेत्रीय पार्टी है जैसे कि ऑल इंडिया अन्ना डीएमके, ये 1972 में स्टेब्लिश हुई थी। और तृणमूल कांग्रेस जो है उसको राष्ट्रीय दर्जा मिला था, लेकिन क्या हुआ कि वो अभी जब 2023 में दोबारा से एक बार वो किया गया तो फिर पाया कि वो पार्टी जो है वो फुलफिल नहीं करती है कंडीशंस। ऐसी 3 पार्टी इसको हटा दिया गया, ठीक है। तो ये भी आपको ध्यान रखना है, परमानेंट नहीं है। जैसे जैसे स्टेटस चेंज होता चला जाएगा पार्टीज का, उनको या तो नेशनल पार्टी का दर्जा दे दिया जाएगा, फिर वापस से वो उनका दर्जा कम हो जाएगा, है ना। मतलब कि नेशनल पार्टी नहीं रहेगी, वो स्टेट पार्टी बन के रह जाएगी। जैसे कि हम बात करें जनता दल, ठीक है, सेक्युलर, केरल में 1999 में स्टैब्लिश हुई थी। इसके अलावा बहुत सारी और पार्टी है जैसे कि शिरोमणि अकाली दल 1920 में। आपको एक बात मैं बता दूं कि आपको ये जो क्षेत्रीय दल है इंपॉर्टेंट कुछ दल याद करके रखने हैं, ताकि अगर आपसे इनके एस्टेब्लिश या फाउंडिंग डेट अगर पूछ ली जाए तो आपको पता हो। वहां पे क्वेश्चन आपका ये इस गलती की वजह से क्वेश्चन आपका ऐसा छूट ना जाए, है ना। इसके अलावा इंडियन नेशनल लोकदल 1977 में। इसके अलावा मिजोरम से है, मिजोरम में भी काफी दल है। नेशनल फ्रंट है, मेघालय में भी है, मेघालय डेमोक्रेटिक पार्टी, यूनाइटेड डेमोक्रेटिक पार्टी, तेलुगु देशम पार्टी, तेलंगाना राष्ट्र समिति, ठीक है, पट्टाली मक्कल काची, द्रविड़ मुनेत्र कड़गम, ये सब जो पार्टीज हैं ये सब आपकी क्षेत्रीय लेवल की ही पार्टीज हैं। अब आगे चलते हैं और देखते हैं कुछ। ये आपका ये राजनीतिक दलों के लिए चुनौतियां क्या है, क्या क्या चैलेंजेस फेस करने पड़ते हैं। तो पहली चुनौती है पार्टी के भीतर आंतरिक लोकतंत्र का न होना। इसका क्या मतलब होता है? इसका ये मतलब होता है कि पार्टी जो है वो एक तरीके से ट्रांसपेरेंसी नहीं है। कुछ ही लोग हैं जिनकी बात वहां पर समझी जाती है, उन्हीं को कुछ समझा जाता है, सभी की राय नहीं ली जाती है। मतलब कि कह दिया जाए तो बाकी सदस्यों से कोई इतनी इंपॉर्टेंस नहीं दी जाती। कुछ ही लोग हैं जिनके पास सारी की सारी ताकत है। तो लोकतंत्र का मतलब है कि उनको राइट्स नहीं है इतने ज्यादा, आंतरिक जो लोकतंत्र है उसकी कमी है। कुछ एक लोग ही हैं जो पूरी पार्टी को सारी ताकत हथिया के बैठे हैं और डिसीजन मेकिंग पावर उन्हीं के पास है, ठीक है। तो लोकतंत्र ये लोकतांत्रिक तरीका नहीं है। एक लोकतांत्रिक पार्टी वो होगी जिसके अंदर सभी जो है अपनी बात कह सके, सभी मेंबर्स जो है वो इक्वल रखा जाए उनको। सेकंड है, दूसरी चुनौती की अगर हम बात करें तो ये इससे ही जुड़ी हुई यह है वंशवाद की चुनौती। क्योंकि अधिकांश दल जो है वो अपना कामकाज पारदर्शी तरीके से नहीं करते हैं। सामान्यतः कार्यकर्ता के नेता बनने और ऊपर आने की गुंजाइश काफी कम रहती है। मतलब कि सपोज कोई एक पार्टी है, उस पार्टी में बहुत सारे मेंबर्स ऐसे होते हैं, बहुत सारे लोग ऐसे होते हैं, कार्यकर्ता ऐसे होते हैं जो कि एक बड़े लेवल पर पहुंच सकते हैं, लेकिन ये लोग नेता होते हैं वे अनुचित लाभ लेते हुए अपने नजदीकी लोगों या अपने ही परिवार के लोगों को आगे बढ़ाते हैं। ये अपने ही किसी रिलेटिव पार्टी में जो बड़े नेता होते हैं वो अपने ही किसी परिवार वाले को या फिर अपने ही किसी नजदीक व्यक्ति को ही पार्टी में अहम जगह देते हैं। ये कहने का मतलब है यहाँ पर। तो
अगर आपको किस चीज की टैलेंट की वो करनी चाहिए ना, टैलेंट की कदर होनी चाहिए, है ना। लेकिन ये जो एक वंशवाद है, ये भी एक बहुत बड़ी चुनौती है पार्टी के अंदर। तीसरी चुनौती की अगर हम बात करें तो दलों में खासकर चुनाव के समय पैसा और अपराधी तत्वों की जो बढ़ती घुसपैठ है, इसकी वजह से काफी दिक्कत देखने को मिलती है। इसमें क्या है कि बहुत सारे जो दल है उसमें जो टिकट है वो ऐसे लोगों को दे दिया जाता है जो आपराधिक प्रवृत्ति के होते हैं, है ना। लेकिन ऐसा नहीं होना चाहिए, अगर ऐसा ही होता रहे तो दिक्कत हो जाएगी। और दूसरी बात ये है कि इनको सिर्फ कह सकते हैं कि चुनाव जीतने से मतलब होता है, चाहे साम दाम दंड भेद कुछ भी लगाना पड़ जाए, पैसा लगाना पड़ जाए, कहीं से पैसे लेना पड़ जाए, तो ये सब चीजें नहीं होनी चाहिए। एक लोकतांत्रिक कंट्री में यही किया जाता है एक्सपेक्ट कि भाई जो चुनाव है वो एकदम सही तरीके से किए जाए, सही तरीके से हो जाए, किसी भी गलत फेयर तरीके से हो, गलत मीन का इसमें यूज नहीं होना चाहिए। बस ये सब चीजें हैं इसके अंदर। जैसे क्या होता है कि बड़े बड़े जो इंडस्ट्रीज होती है वो भी सपोर्ट करती है कुछ पार्टीज को। इसमें खासकर कहने का मतलब ये है कि जो इंडस्ट्रियलाइजेशन हो रहा है ना, उसमें की वजह से काफी दिक्कतें हो रही है। जैसे कि बड़ी बड़ी जो इंडस्ट्रीज होती हैं वो डायरेक्ट रिलेशन रखती हैं कई बार पॉलिटिकल पार्टी के साथ, तो ये उनको पैसा देती हैं। इसलिए आप देखते हो कई बार बोला जाता है कि जो कानून है वो बड़े लोगों के लिए ही बन रहा है, आम लोगों के लिए नहीं बन रहा है, क्योंकि फंडिंग वाली बात आ जाती है वहां पर, वो उनको पैसे देते हैं तो फिर उनकी नीतियों को भी प्रभावित करते हैं आगे चलकर। तो ये बोला जा रहा है कि लोकतांत्रिक तरीके से चुनाव होना चाहिए, पैसे को लेकर दिक्कतें नहीं होनी चाहिए, और आपराधिक जो तत्व हैं कई बार बहुत प्रॉब्लम क्रिएट कर देते हैं, उसकी घुसपैठ भी यहाँ पर नहीं होनी चाहिए। फोर्थ, अगर हम चैलेंज की बात करें तो पार्टियों के बीच विकल्पहीनता की स्थिति की है। विकल्पहीनता का मतलब है कि स्टार्टिंग में जब पार्टीज आती हैं, बनती हैं, तो उनकी जो विचारधारा है वो एकदम क्लियर होती है कि उनको क्या करना है। लेकिन क्या हो जाता है कि सभी की विचारधारा एक टाइम पर आकर एक जैसी ही हो जाती है, और वहां पर जाकर क्या समझ में आता है कि कोई भी पॉलिटिकल पार्टी आ जाए सत्ता में, वो लोगों के लिए वो काम करती ही नहीं है जो करना चाहिए। तो उनके वैचारिक अंतर, कह सकते हैं वैचारिक जो अंतर है वो बहुत ही कम देखने को मिलता है। तो हमारे पास कोई अच्छा खासा विकल्प बचता नहीं है, विकल्पहीन हो जाती है जनता। तो फिर सोचते हैं कि किसको वोट दिया जाए। तभी बहुत से लोग कहते हैं कि हम तो किसी को भी वोट नहीं देंगे, सारी पार्टी जो है वो एक जैसी। अगर हम ब्रिटेन की बात करें, ब्रिटेन की लेबर पार्टी और कंजर्वेटिव पार्टी, ठीक है, तो इनके बीच में भी अंतर अब कम ही रह गया है। इसकी विचारधारा अलग थी, इसकी विचारधारा अलग थी, लेकिन एक टाइम के साथ क्या हो गया है कि विचारधारा सबकी एक जैसी सी हो गई है। दलों को क्या सुधारा जा सकता है? विधायकों और सांसदों को दल बदल करने से रोकने के लिए संविधान में संशोधन किया गया है। निर्वाचित प्रतिनिधियों के मंत्री पद या पैसे के लोभ में दल बदल करने में आई तेजी को देखते हुए ऐसा किया गया। नए कानून के अनुसार अपना दल बदलने वाले सांसद या विधायक को अपनी सीट भी गंवानी होगी। तो जो है ये काफी एक तरीके से रूल्स बनाए गए हैं ताकि दल बदल की जो समस्या है उसको छोड़ा जा सके, है ना। उच्चतम न्यायालय ने पैसे और अपराधों का प्रभाव कम करने के लिए एक आदेश जारी किया है, और इस आदेश में इन्होंने क्या कहा है? पहली बात तो इन्होंने ये बोली कि आपको सारी चीजों का हमें जवाब देना पड़ेगा। जो भी तुम्हारी संपत्ति है, कितनी है, कैसी है, उन सब के बारे में हमें बताना पड़ेगा। और कोई आपराधिक मामला है अगर, तो उसका ब्यौरा भी देना पड़ेगा। आपराधिक गतिविधि आपके आप नहीं करेंगे कोई, अगर ऐसा कुछ है तो उसका भी ब्यौरा देना पड़ेगा। और एक शपथ पत्र की बात इन्होंने कही है, यानी एक एफिडेविट की इन्होंने बात की है कि एक एफिडेविट करवाया जाएगा। मतलब एफिडेविट में क्या चीजें होंगी कि मैं एक एक्नॉलेजमेंट वाली बात हो जाती है कि हाँ भाई हम ये चीज सब एक्सेप्ट कर रहे हैं कि हमारे पास इतनी संपत्ति है, कोई आपराधिक मामला नहीं है, और सारी की सारी जो इन्फॉर्मेशन होती हैं वो सारी की सारी यहाँ पर लिखकर देनी होती है। तो ये एक नई चीज है जो कि उच्चतम न्यायालय ने चलाई थी कि ऐसा नहीं है कि आप अभी तो कुछ बोल रहे हैं और बाद में कुछ, एफिडेविट के थ्रू ये चीज को सत्यापित किया जाता है, प्रूफ किया जाता है। चुनाव आयोग ने एक आदेश के जरिए सभी दलों के लिए संगठित चुनाव करवाना और आयकर का रिटर्न भरना भी जरूरी बना दिया है, ठीक है। और ये भी इसलिए किया है ताकि बाद में कोई दिक्कत वाली बात ना रहे, ठीक है, ताकि पहले से पहले सारी जो चीजें हैं क्लियर होती चली जाए। ऐसा नहीं कि पहले कुछ और था बाद में कुछ और हो गया है ना। इसको हम बोलेंगे सांगठनिक चुनाव, है ना। इसके थ्रू उन्होंने क्या करवाया है? आयकर रिटर्न भरना जरूरी कर दिया है। चलिए आगे बढ़ते हैं। राजनीतिक दलों के आंतरिक कामकाज को व्यवस्थित करने के लिए कानून बनाया जाना चाहिए। यानी कि ऐसा नहीं है कि सिर्फ कुछ ही लोग हैं जो कि सारी चीजें, सारे डिसीजन ले रहे हैं। काम जो है एक मैनेजमेंट ठीक तरीके से होना चाहिए। जैसे कि
कितने मेंबर्स हैं, क्या चीज है, कौन कौन कहाँ पे कैसे सदस्य हैं, उसकी पूरी की पूरी एक लिस्ट जो है वो आपके पास होनी चाहिए। और आपको किस चीज का, संविधान का पालन भी करना है साथ के साथ, इसके अगेंस्ट आप नहीं जा सकते हैं। और अगर पार्टी में कोई विवाद हो जाता है, कोई डिस्प्यूट हो जाता है, तो इसमें ऐसा नहीं है कि आप खुद ही वो कर लेंगे, तो उसमें क्या कराया जाए, चुनाव कराया जाए। ठीक है, मतलब कि ये कि आंतरिक कामकाज, अंदरूनी जो पार्टी के अंदर चीजें होती हैं उनको एक मैनेजमेंट के थ्रू सही तरीके से लाया जाए, यानी उनको व्यवस्थित तरीके से किया जाए। ऐसा नहीं कि उनको कुछ पता ही नहीं है हमारे कितने मेंबर्स हैं, कहाँ हैं, कैसे काम कर रहे हैं, या फिर जिन नियम कानून के हिसाब से वो चल रहे हैं वो संविधान में सही ही नहीं है। तो ये सब चीजें भी होनी चाहिए। नेक्स्ट, राजनीतिक दल महिलाओं को एक खास न्यूनतम अनुपात में करीब 1/3 जरूर टिकट दे। इससे रिलेटेड अभी यहाँ पर बहस भी चली थी, है ना, तो ये भी एक इम्पोर्टेंट पॉइंट है। 1/4 जो है, क्या 1/4 दिया जाता है या 1/3 दिया जाता है, ये बताइए मुझे आप कमेंट सेक्शन में, पंचायती राज में। ठीक है, अगर हम लोकल गवर्नमेंट की बात करें तो वहां पर बताइए कि महिलाओं को ये कितना आरक्षण दिया गया है पंचायती राज व्यवस्था में। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। तो यहाँ पर हमारा चैप्टर खत्म होता है और आई होप आपको सभी चीजें समझ में आ ही गई है। एक चीज और यहाँ पर, अगर पॉलिटिकल पार्टीज को सुधारना है तो पहला तरीका ये है कि लोगों को ही दबाव बनाना पड़ेगा सरकार पर, लोगों को ही ऐसी एक्टिविटीज करते रहना पड़ेगा जिससे कि जो सरकार है वो एक तरीके से कंट्रोल में रहे। और अगर कुछ चीज सही नहीं लग रही है तो उसके अगेंस्ट आंदोलन या फिर अपनी बात कहने का दूसरा तरीका, दबाव समूह भी हो सकते हैं, उनके थ्रू बात कही जा सके। दूसरे तरीके की अगर हम बात करें, एक दूसरा तरीका भी है जिससे सुधार लाया जा सकता है, कि जिनको सुधार की इच्छा है यानी जो चाहते हैं कि हमारे देश में कुछ अच्छा हो, उनको खुद राजनीति में आना पड़ेगा। सिर्फ कहने भर से कुछ नहीं होगा, खुद ही राजनीति में उनको आना पड़ेगा अगर वो चाहते हैं कि कुछ अच्छा हो। जैसे कि लोग बात सिर्फ कह देते हैं कि अरे ये लोग ठीक से काम नहीं कर रहे हैं, ठीक है काम नहीं कर रहे, तो क्या किया जा सकता है, अगर आप उस लायक है तो आप भी उसमें राजनीति में आप आ सकते हैं। तो अगर सुधार की इच्छा है और आप पूरी तरीके से सुधार करना चाहते हैं तो आप राजनीति में आपको आना ही पड़ेगा। तो ये सारी चीजें हैं। पॉलिटिकल पार्टीज जो हैं उनके लिए आपको अपनी आंखें और कान एकदम खुली रखनी चाहिए और अपना दिमाग सबसे ज्यादा आपको, ठीक है, किसी के कहने में नहीं आना है, किसी की बातों पर ऐसे ट्रस्ट नहीं करना है, और सोशल मीडिया में जो फालतू की चीजें फैलती रहती हैं उनसे भी आपको दूरी बना के रखनी है। रिसर्च वर्क करेंगे जितना उतना अच्छा रहेगा, और बीइंग अ टीचर तो बहुत ही जरूरी हो जाता है ना। चलिए मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में, और एमसीक्यूज के लिए रेडी रहिए। अब एक और क्लास आएगी, उसके बाद आपके जो 3-4 आपके टॉपिक्स हैं इनके एमसीक्यूज कराए जाएंगे। थैंक यू सो मच वॉचिंग दिस वीडियो। अगर कोई क्वेरी है तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।